हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और बहुत इतने दिनों के इंतजार के बाद आज एक और पॉडकास्ट आने वाला है। आज एक और पॉडकास्ट आने वाला है, ऐसा मैंने आपको कल जो कम्युनिटी पोस्ट थी उसमें पोस्ट किया था। आज फाइनली वो पॉडकास्ट आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ गेस्ट हैं प्रदीप अग्रारी सर। और ये फाउंडर एंड सीईओ हैं ऑनलाइन देखो के। तो आज ऑनलाइन देखो के बारे में जो भी बातें वो हम इन्हीं से जानेंगे। और साथ में अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का अलग अलग बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको ज्ञान मिलेगा। और मैं नहीं दूंगा, जिसने फील्ड में किया हुआ है वही आपको अपने बारे में बताएंगे। तो चलो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के ऊपर। Thank you for your invitation. कैसे हैं सर Okay, आप? I'm good, and you? सर मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। Okay, okay. सर सबसे पहला जब भी सवाल आता है, जब बात की जाती है एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस की, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, वो ये होता है सर कि मुझे तो सर इंग्लिश नहीं आती। सर मुझे तो पढ़ना, मुझे मतलब कि मैं सर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे। तो आज आप बिजनेस Yeah. कर रहे हैं, आज आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं। आपका जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप इंडिया के अंदर भी आया था। आपके स्टार्टअप को इनक्यूबेट किया था जेली यूनिवर्सिटी ने। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। बिकॉज लोग क्या सोचते हैं जब स्टार्टअप की बात आती है कि हमको तो हिंदी नहीं आती है, ठीक है, मेरे से 10th में अच्छे नंबर नहीं थे, 12th में अच्छे नहीं थे, क्या हम भी स्टार्टअप कर सकते हैं, क्या हम भी स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं? ओके। सो पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि मेरे एजुकेशन की बात ना करके क्या स्टार्टअप कौन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप की या ये वेरी वेल है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी नेसेसरी इन टूडेज, क्योंकि एक लैंग्वेज ही है पूरे वर्ल्ड कनेक्टिंग का। तो नेसेसरी होता है, बट जरूरी नहीं आपको बहुत आना ही जरूरी है। आप इस फील्ड में आते हो तो अपने आप थोड़ा थोड़ा वर्किंग में आ जाते हो। और अगर आप एक टॉप 100 अगर एंटरप्रेन्योर्स निकालेंगे लिस्ट, तो जरूरी नहीं बहुत सब लोग हार्वर्ड से आते हैं या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं। तो एक नॉमिनल बैकग्राउंड से ही लोग आते हैं। और जो एक हिंदी और इंग्लिश होती है, स्टार्ट करने पर आपको थोड़ा सा awkward लगता है कि यार मैं इंग्लिश में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे होस्ट इंग्लिश में कर रहे हैं। या आप स्पीक गेस्ट कहीं कर जा रहे हो तो लोग इंग्लिश में कह रहे हैं, प्रेजेंटेशन में भी जो होस्ट करता है वो इंग्लिश में बोल रहा है। तो आप वहाँ पे नर्वस होते हो, जो कि मैंने भी फील किया। बट आप एक बार अपना स्टार्ट करते हो और आप अगर आपके आइडिया में आपको बिलीव है और आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप लोग सब भूल जाते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट्स वो आपके आइडिया में रम जाते हैं, वो आपके आइडिया के बारे में सुनना चाहते हैं कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हो। तो इस डजेंट मैटर कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, आपको मैटर ये करता है कि आपको अपने आइडिया को प्रेजेंट करने कैसा आता है। वो लैंग्वेज वहां पे समझ में आ जाएगा लोगों को। इवन आपको पता होगा कई ऐसे कई लोग हैं जिनको बोलना ही नहीं आता, हम्म। वो बोल ही नहीं सकते, बट फिर भी वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं, कहीं कॉन्फिडेंस से, कहीं ये पोस्चर से। तो इस चीज से मैटर नहीं रहता। और ये क्वालिफिकेशन से सो बचपन से मैं एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ। बट आफ्टर 8th मेरे जो जो टाउन था वहाँ पे ऐसा स्कूल नहीं था, तो फिर मैं सीबीएसई में मूव किया। हम्म। और बचपन से एक मेरिट स्टूडेंट्स रहने की वजह से, स्कूल टॉपर रहने की वजह से एक्सपेक्टेशन बन जाती है खुद से, फैमिली की और सोसाइटी की। तो उस चीज को मीट करने के लिए लोग compete करते हैं। तो मैंने भी इंग्लिश लैंग्वेज पे भी लोग काम किया है। और आफ्टर ऑल अगर आप एक एनवायरमेंट में आते हो, ठीक है, तो आपको खुद लर्निंग का मौका देता है कि आप उसको ग्रैब करो। और मैंने अपना बीटेक जस्ट 2018 में कंप्लीट किया। और मैंने फर्स्ट स्टार्टअप जो किया था 2016 में किया था। यू कैन से कि मैं प्री जनरेशन ऑफ स्टार्टअप एरा इन इंडिया। आप जब स्टार्टअप मेरा स्टार्ट हो रहा था इंडिया में, मतलब हम्म। जब अपने प्राइम मिनिस्टर जी ने स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर की थी। नो वन नो कि ये कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और बहुत बड़ा टास्क था, बट फिर भी मेरे पास एक आइडिया था। मैंने 2016 में स्टार्ट किया। कंपनी नेम वाज ईएन मार्केटिंग ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, वो 1% कंपनी थी। मैंने उसमें कम से कम 3 साल वर्क किया और उस कंपनी का टर्नओवर मैंने 10 लाख प्लस किया। और कुछ ई लर्निंग से था, और एनिमेशंस कुछ समझिए एनिमेशंस मैटर में प्रोवाइड करता था। बट आफ्टर ऑल कुछ इश्यूज हैं तो मैंने उस कंपनी को सेल कर दिया। फिर वहां से कुछ मुझे जो इनकम हुआ, मैंने फिर अपनी जो रिवोल्यूशनरी आइडिया था, मैंने 2017 में मैंने इसकी डोमेन परचेज कर ली थी। बट वेटिंग फॉर अ 4G एन यूपीआई प्रॉपर, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी था। फिर इस फील्ड में लोग आए, फिर कोविड आया, कोविड लिए हम लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बट हम लोग को ग्रैब नहीं कर पाए। देन वी स्टार्टेड फाइनली कि हाँ यार हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ओके। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि जब भी सर ने ऐसे बताया कि जब अपॉर्चुनिटी आई ग्रैब नहीं कर पाई, तो जो सर ने ग्रैब नहीं की, सर ने खुल के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वो अपॉर्चुनिटी थी और ग्रैब नहीं हो पाई। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी। अब सर आपने ये चीज़ बताई कि आपने सीबीएसई बोर्ड से आप आए थे, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग करी। तो एक या सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये रहेगा कि
आपने इंजीनियरिंग खुद से चूज की थी या फिर एक पेरेंटल प्रेशर था? और उसके बाद में अगर आपने खुद से चूज करी थी तो इंजीनियरिंग आपने क्यों चूज की थी सर? एग्जैक्टली एक्चुअली मैंने जो बताया कि मैं बचपन से एक ब्राइट स्टूडेंट रहने की वजह से, एक होता है कि ब्राइट स्टूडेंट का मतलब ही मैथ साइंस साइड बन जाता है, लोग हम्म। मानते हैं मोस्टली। तो ऐसा तो मुझे नहीं प्रेशर हुआ, बट मैंने अपने आप को उसी में ढाल लिया और मुझे आई थिंक मैथ साइंस अच्छा लगता था। मैं इसके बाद कोटा भी मूव किया, एज जो ट्रेंडिंग चल रहा है इस वक्त इंडिया में कोटा मूव करने का, तो मैंने हम्म। वहां मूव किया। एक साल मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की कोचिंग में। सेकेंड ईयर से मैं वहां पे रैंकर्स होने लगा और टॉप 100 में लिस्ट आने लगी, तो एक वहां पे प्रेशर होने लगा कि यार अब तुम्हें रैंक लानी है, तुम सिलेक्शन का छोड़ दो। तो हम्म। मैं वहां पे रैंक के लिए फाइट करने लगा और वो कहीं ना कहीं एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मैं उस रैंक को लेके। ठीक है, तो मैं पेपर में जब बैठा तो मुझे सारे अटेम्प्ट करने थे, मैंने ऐसा सोच लिया क्योंकि मुझे रैंक लानी। और मैं कहीं ना कहीं 50% भी नहीं कवर कर पाया। और तो मैथ में फिर वहां से आने के बाद एक होता है कि यार मैंने 2 साल प्रिपरेशन की है, तो हम्म। एटलीस्ट मुझे तो इंजीनियरिंग ही करनी है, मुझे हम्म। वही करनी है। तो कहीं ना कहीं ये भी है, मैटर करता है। और मैं तो साइंस साइड होने से मैं कुछ एक होता प्रेशर रहता था कि सोसाइटी को मैं कुछ बड़ा करूं और खुद से एक्सपेक्टेशन थी। तो मुझे लगा इंजीनियरिंग फील्ड ज्यादा सही है कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर ज्यादा कर सकता हूँ। तो पेरेंटल ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था और उन्होंने अलाउ किया कि आप जो करना चाहो कर सकते हो। ये चीज़ काफ़ी सही लगी बिकॉज एक चीज़ बोली भी जाती है कि एक इंजीनियर जो होता है वो इंजीनियरिंग के अलावा हर फील्ड में पाया जाता है बिकॉज वो इंजीनियरिंग के या टाइम पे एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करता है। सर आप जैसे कि जो कोटा गए जा हैं। हम्म, जैसे। जो जहां तक मैंने इंजीनियरिंग में फील की है, वो आपको बहुत एक चीज अच्छी चीज सिखाती है, प्रेशर हैंडल करना। ठीक है, हम्म। या वी नो कि हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं करते। सब इंजीनियर्स जानते हैं हम लोग पढ़ाई नहीं करते। एज अ एंड ऑफ द एग्जाम या जो भी होता है कि 2 दिन पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वो जो 2 दिन पहले भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जो 2 दिन पहले भी हम लोग इस चीज को मैनेज करते हैं, दैट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जिसको इस फील्ड से कुछ आगे और करना है उसको करनी चाहिए, रेदर देन अगर हम उस टाइम को कहीं अपने करियर के लिए यूज कर रहे हैं तो दैट्स ओके। क्योंकि मैंने ऑल टाइम अपने बीटेक के समय को मैंने अपने कंपनी बिल्ड करने में लगा दिया। तो हम्म। मेरा अटेंडेंस भी शॉर्ट है, लेकिन मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे रहे, इसलिए कॉलेज वाले ने कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। आज मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ ये कॉलेज वाले ही प्रोवाइड किया है कि आप अपनी कंपनी यहीं से चलाओ। या ओके। तो ये काफ़ी चीज़ें लगी, पहला तो कि आपके कॉलेज आपको सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और दूसरा ये कि ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ या पीटी से एक रात पहले पढ़ते हैं और सेमेस्टर एग्जाम से हम्म, 2 दिन पहले पढ़ते हैं। सर आपने बात कोटा की थी, तो कोटा के बारे में सब लोग, आप कोटा रह के आए हैं तो मैं भी कोटा गया था। जो बंदा कोटा रह के आया वो बहुत right. अच्छे से कोटा की कुछ ऐसी साइड है जो कभी आपको टीवी पे देखने को नहीं मिलेगी, और वहां रह के हम्म बता सकते। आपने जो चीजें ऑब्जर्व करी कोटा के बारे में, आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाहेंगे ये चीजें जो हैं वो किसी के बारे में, कोई इनके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, और ये डार्क साइड है कोटा एक्चुअली ऐसे ओपनली कहना सही नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनल व्यू पे मैंने जब तक कोटा में रहा तो मैंने कोटा को एक्सप्लोर ना करके अपने आप को एक्सप्लोर किया। मतलब एक कोटा हम लोग विजिट करते हैं, तो होता ना घर से आया हूँ यार मैं अपना करना चाहता हूँ, तो मैंने जो समय दिया वो अपने आप पे दिया। की। तो ये है कि मैं वहाँ पे डे और नाइट मुझे पता नहीं चला। हाँ हम्म। बाकी तो साइड इफेक्ट्स जो भी है, डार्क साइड है, वो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं भी प्रूफ नहीं कर सकता, बट है जिसको छुपाया हाँ। भी नहीं जा सकता और उसको शो नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है नहीं हम्म। कि मैं उसको बताऊं। और मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मैं अपने आप पे बहुत ज्यादा वर्क करने लगा। आई हम्म। थिंक मैंने 6 मंथ मैंने अपने पूरे रूटीन को रोटेट कर दिया। माई हम्म। कोचिंग जो स्टार्ट होती थी आई थिंक 5:45 पे स्टार्ट होती थी, तो मैं हम्म। रात को सोना बंद कर दिया था। और कुछ ऐसे ऐसे पिल्स लेने लगे थे जिसमें रात में जगा जाने लगा, ताकि मैं अपने बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकूं कि बहुत ज्यादा मुझे और करना है। एक होता है ना कि नहीं मुझे रैंक में आना है। तो हम्म। आई थिंक मैंने दुनिया को साइड में रख के अपने आप पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिया था और कुछ चीजों को मैंने देखा ही नहीं। हाँ बाकी तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि जो आई थिंक न्यूज़पेपर वहाँ के कवर करते हैं। अगर आप हम्म। कोई अगर वहाँ का आओगे तो बैक साइड में कुछ ना कुछ कवर करते हैं, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ शो होता ये चीज़ मैं कोटा गया था तब मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस किया। इसके ऊपर तो मैंने डिटेल में बात की अपने चैनल के ऊपर। और कोटा में मैंने एक चीज़ नोटिस की, आपकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ बर्बाद होती है वहाँ पे आपकी मेंटल। है। बिकॉज कोटा में सबसे ज़्यादा आपको चीज़ बर्बाद होती है वो आपकी अफेक्ट होती है मेंटल हेल्थ। बिकॉज क्या होता है, हम उस रेस में भागते हैं ना, हमको किसी हम ये नहीं देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। भी उसकी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। कि जो बंदा क्लास 6 से पढ़ रहा है, ठीक है, आप अगर अपने आप को एक साल, आप हम बेसिकली हम सोचते क्या है, सबसे पहली चीज होती है जब हम कोटा जाते हैं ना पहली बार, तो आप भी गए हो स्टेशन पे होल्डिंग AIR 1 AIR 2, तो अपना क्या होता है, हमारा भी एग्जैक्टली। ऑल इंडिया रैंक 1, इससे नीचे तो हम बात ही नहीं करेंगे। बिकॉज मैं भी जब कोचिंग में गया था तो मैंने पहले पूछा था आप ये बताइए ऑल इंडिया रैंक 1 पे है,
आप क्या प्राइस देते हैं? लिटरली मेरा यही सवाल था। तो उन्होंने कहा कि आप पहले लेके तो आइए। और इसके बाद इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे ऊपर। अब क्या मैं होता कुछ है? ऐड करूंगा कोटा के यस बारे में सर। जो आपने कहा कि कोटा से क्यों इफेक्टेड है। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स कोटा गया, ठीक है, और 2 साल उसने दिया किसी पे, तो हम लोग 2 साल में तो कोटा से निकल आते हैं, ठीक है। बट कोटा हमारे लाइफ से जल्दी निकलता ही नहीं है। हुँ, कहीं भी कोटा की अगर बात आती है तो हम लोग 2 सेकंड के लिए हो जाते हैं और अपने वो पुराने मेमोरीज, आई थिंक मुझे नहीं लगा बहुत ज्यादा अच्छे रहे होंगे लोगों को, क्योंकि हुँ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहते हैं। और अगर वो सक्सेस मिल जाती है तब तो दैट इज गुड उनके लिए, और नहीं रहते तो फिर भी एक लर्निंग होती है, फिर भी रुक जाते हैं इंसान कि यार मैं वहाँ कैसा था। और जो आपने बोला कि AIR रैंक 1, आई थिंक वहाँ स्टार्ट होते ही रेस स्टार्ट हो जाती है, जैसे हुँ, प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते ही। और आप अगर ऐसी कोचिंग में जहाँ डेली मोटिवेशन और डेली यही चीज देखने को मिल रहा है और डेली हो, तो मैंने बोला कि 2 साल मुझे पता ही नहीं था कि हुँ, वर्ल्ड में और क्या चल रहा है। मैं उसी में रम गया, और आई थिंक वो कई मेंटल पे मैंने देखा कि मैं ठीक है, मैं उस चीज में बचपन से आते रहा कि मुझे टॉपर के लिए लड़ना है ये वो, तो मुझे उतना नहीं फील हुआ। लेकिन हाँ मुझे लगा कि और जो बच्चे हैं जिनको रैंक लानी है, आप खुद समझो 9,000 सीट्स होने से और फिल करने के एप्लीकेशंस कितने हैं। जो बच्चा आज तक स्कूल में उसने कभी टॉप करने की सोची नहीं, आप वहां पे उसको टॉप करो। इवन हम सिर्फ टॉप मेरिट लिस्ट 10th हाई स्कूल के बच्चों को भी ले लो, उनको भी सीट्स नहीं मिल सकती आईटी में। तो सोचो उस बच्चे को वहां पे कंपटीशन करना, तो कितना उसको प्रेशराइज होना पड़ रहा था होगा। और वो मैं फील करता था, एग्जैक्टली वहां पे फील करता था कि यार बहुत ज्यादा प्रेशर है। बट अब जो है सो है। बट ये चीज़ है कि कोटा जो बंदा गया और वहाँ के बाद जो आपके अंदर का सेल्फ अवेयरनेस आती है, और उसके हम्म। बाद एक चीज़ आज तक है कि जब भी जो कोटा गया है ना, जब वो आईआईटी का नाम सुनता है, उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर आती है कि मैं काश वो कर लेता ना। सबको अपनी गलतियाँ पता होती हैं। अगर ये हो जाता ना तो मैं भी पहुँच जाता। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था क्या। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आपने ज़्यादा सवाल सॉल्व कर लिए थे। हाँ ज्यादा हाँ। सवाल नहीं, मैं कुछ होता कि कुछ क्वेश्चन स्किप करने होते हैं, बट हुँ, मैंने स्किप करना सोचा, मुझे लगा कि मुझे 120 कंप्लीट करने हैं। तो मैं हुँ, स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दिया। हुँ, और आई थिंक दैट टाइम फिजिक्स थोड़ा सा क्या कॉन्सेप्चुअल आता है, ये ऐसा होता है हर पेपर में, कोई पेपर को कॉन्सेप्चुअल बनाया जाता है। आई थिंक हुँ, फर्स्ट पेपर जो स्टार्टिंग में था, पहला पेज वो फिजिक्स से स्टार्ट था, और मैं हुँ, फिजिक्स को लेके बैठ गया। और जब मैं पूरा क्वेश्चन तो बना डाला, बट मेरे पास टाइम ही किल हो गया। मैं क्वेश्चन को ही लेकर नहीं, मुझे करना ही करना है। और आई थिंक वो चीज वहां नहीं चलनी थी, वहां स्मार्टनेस चलनी थी। वहां हाँ, पे कुछ ऐसा जिद्दीपन नहीं चलना था, जो कि मैं वहां पे फॉल्ट किया। और ये जो है कि कोटा में सेल्फ अवेयरनेस, एक फाइटर अंदर आ जाता है कि आप कुछ कर सकते हो। और जो बुरी मेमोरीज होती हैं, जो बैड मेमोरीज होती हैं, उसके लिए मैं पॉइंट्स है। अगर आप आज अच्छा करते हो, ठीक है, हुँ, तो हमें पुराने दिन नहीं याद आएंगे, हुँ, ओल्ड मेमोरीज। अगर हमारे आज के भी डे खराब है, तो आई थिंक मुझे फिर ये लगता है कि ओल्ड मेमोरीज हमारे, फिर हम हमेशा ये कहते हैं पुराने दिन अच्छे थे, हुँ, हमारे स्कूल के चाइल्डहुड अच्छे थे। पर आप खुद सोचो, आप किसी एंटरप्रेन्योर से उठा के पूछो जो बहुत इस वक्त अच्छे चल रहे हैं, जैसे MBA चाय वाला जो और भी लोग हैं, तो उनसे पूछो कि उनकी बचपन की लाइफ अच्छी थी कि आज की लाइफ अच्छी है। डेफिनेटली वो कहेंगे आज की लाइफ अच्छी है। एग्जैक्टली, तो हमें अपने प्रेजेंट पे हमेशा काम करना चाहिए। अगर हमें ओल्ड मेमोरीज को नहीं ऐसे याद करना है कि मेरी पुरानी मेमोरीज ज्यादा अच्छी थी। ओके, लेट्स कंटिन्यू ऑन अ फर्दर टॉपिक। सो वापस टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चला गया था मैं। अब बात जो होती है कि जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होता है। सबसे पहले आपकी लाइफ में आपने इस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कब अपनी लाइफ में सुना था? ये एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड मैंने सुना ही नहीं था। इसलिए मैं बिजनेस स्टार्ट कर लिया उसके। जब मैंने बोला कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर स्टार्टअप का ये फाउंडेशन स्टार्ट किया गया इंडिया में, फिर हुँ, एक एंटरप्रेन्योर का जनरेशन एक स्टार्ट हुआ, एरा स्टार्ट हुआ, तब मुझे पता चला इसको एंटरप्रेन्योर और इसको स्टार्टअप कहते हैं। उससे पहले मुझे सिर्फ ये पता था बिजनेस है। और यस, मुझे बिजनेस इसलिए अंदर से कुछ पता नहीं था। जब मैं आईटी में था तो मेरा भी ये ड्रीम था कि मैं आईटी में जाऊंगा, मतलब कोटा में जब मैं था तो हुँ, आईटी में जाऊंगा और 1-2 साल जॉब करूंगा, फिर मैं अपना कुछ करूंगा। बस ये था माइंड में कि कुछ अपना करूंगा। तो वो चीज कहीं ना कहीं कॉलेज में आते ही स्पार्क कर गई कि मुझे कुछ अपना करना चाहिए। और फिर एक आइडिया मिला ई लर्निंग को प्रोसेस लेके, और मैंने स्टार्ट कर दिया। अब शायद मे भी मेरे फादर वजह से, मेरे फादर आज 25 साल से होलसेलर ग्रोसरी के शॉप में है, बिजनेस में। तो आई थिंक मैं वहां बैठता था, मे भी मुझे शायद वहां से स्पार्क मिली हो या कहीं से मिली हो जो ये कंटिन्यू करा है बिजनेस में। अब जो हमारा चैनल है वो सिर्फ इस पे नहीं है कि हम मतलब आपकी जर्नी भी कवर करते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो बिल्कुल नए लोगों के लिए होते हैं। बिकॉज़ मैं ऐसा चैनल बनाना चाहता हूँ जो हर स्टार्टअप को कवर करे और हर अगर हम किसी भी स्टोरी में उठा के देखें तो बहुत कुछ सीखने को होता है। सो एग्जैक्टली।
सबसे पहला हमारा अब ये सवाल है कि सर मेरे पास मान लीजिए अब मैं एक नया एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, और मेरे पास मुझे पता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और मेरे दिमाग मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि यार अब तो ना मुझे प्रॉब्लम भी पता चल गई है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एक प्रॉब्लम है, आपको उसको सॉल्व करना है। और सोसाइटी में आप जितने ज्यादा आपकी ऑडियंस होगी, टारगेट ऑडियंस, आप उतना ज्यादा रेवेन्यू बना पाओ। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करें, हमारे पास आइडिया तो आ गया है सर, अब हम क्या करें? मैं इस पॉइंट कवर करने से पहले एक चीज बताऊंगा। आप स्टार्टअप करने जा रहे हो, ठीक है, तो सब बोलेंगे स्टार्टअप में स्ट्रगल है। हम्म। देखिए, स्ट्रगल आप जब पहली बार मैथ स्टार्ट कर रहे थे ना, तो भी था। तो स्टार्टअप किसी का एक्सपीरियंस पार्ट नहीं है। सब हम्म। पहली बार स्टार्टअप करते हैं तो स्ट्रगल आएगा, तो पहले इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहे। क्योंकि आज अगर हम किसी बड़े एंटरप्रेन्योर की बात करें, उनके लिए स्टार्टअप स्टार्ट करना थोड़ा इजी, क्योंकि अब उनके लिए वो रिपीट वर्क है। हम्म। तो स्ट्रगल आने वाली है और इसके लिए बी अवेयर रहे, कोई भी चीज है। अगर ऐसा लगे कि स्टार्टअप मैंने बहुत स्ट्रगल किया, तो ये नेचुरल आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने एक नई चीज स्टार्ट किया। आप बचपन से कोई चीज पढ़े, जैसे थर्ड पढ़ा, तो फोर्थ में पढ़ने में इश्यू नहीं हुआ, क्योंकि वो रिपीट होने लगता है, फिर पढ़ने में इश्यू नहीं हुआ, सिक्स में नहीं हुआ। बट आप एक स्टार्टअप नई जर्नी करने जा रहे हो, जहाँ पे हर चीज नया फील्ड है, तो आने वाला है। अब नई चीज स्टार्टअप में हमें लोग, मेन चीज होता है, मैं स्टार्टअप और बिजनेस में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूंगा कि स्टार्टअप का नाम अलग क्यों रखा गया और बिजनेस क्यों अलग है। तो स्टार्टअप बेसिकली वो होता है कि जब कोई प्रॉब्लम सेल या कोई बिजनेस को सॉल्व कर रहा है, आप क्या उस प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हो, तो एक स्टार्टअप हो जाता है। या आप कोई आइडिया लेके आओ जो बहुत दिन से बर्निंग प्रॉब्लम बनी, उसको सॉल्व करो, दैट इज स्टार्टअप। तो ये छोटे से रेवेन्यू से, छोटे से अमाउंट से हम लोग उस स्टार्टअप को बड़ा करना है, एक स्टार्टअप का दिया गया। क्यों? क्योंकि एक छोटे से भी शहर से इसको स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग में जो इंडिया की रैंकिंग आई थी 62, आई थिंक 60 रैंक होगी, 63 रैंक होगी। दैट मीन्स कि आज हमें हर चीज अपने खुद नहीं करनी है। हमें कोई चीज प्रोडक्ट बनानी है, तुम्हारे पास मैन्युफैक्चर पॉइंट्स अवेलेबल है, हम्म। मार्केटिंग अवेलेबल है, हम दोनों को असेंबल करके हम सेल कर सकेंगे। दैट मीन्स ईज ऑफ डूइंग का मतलब हम लोग का यही है कि हम लोग कहीं से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक हम्म। इसमें हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं। अब रही बात आइडिया, ठीक है, आप आइडिया फाइंड कर लो, क्योंकि हमारे चारों तरफ आइडिया ही आइडिया है, अगर हम्म। फाइंड करना चाहो। उसके बाद सोल्यूशन से पहले आप ये देखो वो आइडिया का टारगेट ऑडियंस कितनी है। हम जो आइडिया है, जैसे आप एक कैप्सूल बना लो, ठीक है। ठीक है, आप आइडिया बना लो, वो कैप्सूल खाते ही आपको कैंसर खत्म हो जाए, ओके। मेडिकल में बात करो, एक बहुत ओके। बड़ा इन्वेंशन हुआ, ठीक है। हम्म। बट उस कैप्सूल की कॉस्ट इतनी है कि उसके नॉर्मल पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन टारगेट ऑडियंस भी, अगर हम अपर ऑडियंस की बात करें, अपर क्लास की, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या आइडिया वर्किंग है? नहीं। दैट मीन्स हमें आइडिया वही खोजना होता है जो अफोर्डेबल हो या हमारे टारगेट ऑडियंस के लायक हो। पहली चीज तो ये देखनी होती है कि, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। कुछ तो अभी सॉल्व कर सकते हो तो उसी का बिजनेस होता है, कुछ 10 साल बाद होते हैं, तो आपके लिए 10 साल तक के लिए कैपिटल होना चाहिए कि हम उस पर वर्क कर सकें, 10 साल बाद उसको लॉन्च करें। जैसे मेटावर्स आजकल है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां मेटावर्स पे काम कर रही हैं, लेकिन उनको पता है कि 5G 6G के साथ ही चल पाएगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन वो लोग करें क्योंकि उनके पास कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है। तो हम्म। आइडिया वो होनी चाहिए जिसको हम लोग खुद बिल्ड कर सकें। एक स्टार्टअप का जो मीनिंग है, जिसको हम लोग खुद बिल्ड कर सके, छोटे से एरिया से काम कर सकें। आप बड़े बिजनेस सोच सकते हो, बट उसके लिए फिर वही कैपिटल चाहिए होता है, फिर वो स्टार्टअप का डिफिनेशन चेंज होने लगता है। तो आइडिया खोजो, आपके माइंड में 10-20 आइडिया आते होंगे, हम्म। 10 आइडिया का नाम लिस्ट करो। आप उसमें फिर ये सोचो अपना बेस्ट केस में दे सकते हो, जो कि हर एंटरप्रेन्योर यही कहता है। हम्म। बेस्ट देने का मतलब ये होता है, जो स्ट्रगल पार्ट जब आता है ना, कि यार बहुत सारे दिन मन करता है कि छोड़ दो, ठीक है, हम्म। तो वो चीज वहां पे कवर करने पे आता है कि यार नहीं यार, मेरा मन करता है, मैं करता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ। तो वो हुक वहां पे काम आता है कि नहीं, इस आइडिया पे मैं काम करूंगा। तो आइडिया चुनो, उसको फाइंड करो, फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करो। ऑलरेडी अगर मार्केट में अवेलेबल है सोल्यूशन, कोई कंपनी सॉल्व कर रही है, तो फिर उसके चेक करो कि उसमें गैप्स क्या है जो वो सॉल्व नहीं कर पा रही है। हम्म। उस सोल्यूशन को लेके आओ, फिर उसका स्टार्टअप करो। ओके। ठीक है। अब सर यूजुअली क्या होता है कि हम कई बार क्या करते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें जो आपने प्रोसेस बताया वो हम प्रोसेस कर लेते हैं। लाइक मैंने एक आइडिया देखा, मैंने आइडिया अपना वैलिडेट करा कि मेरी ऑडियंस भी है, मेरे पास काफ़ी सारी ऑडियंस है, और ऑडियंस के बाद हम उसको स्केल भी कर सकते हैं, मोनेटाइज भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि सर वो कॉम्पिटिटर, कुछ आइडिया ऐसे आ जाते हैं जो हमारे पास कि कॉम्पिटिटर होता नहीं, लिटरली जो ऑडियंस है हमारी, आपके पास भी हम्म। ऐसे आइडिया आते होंगे। बट उसके बाद वो ऐसा कौन सा जो स्टेप है, बिकॉज एक क्या होता है ना कि सर आइडिया आपके पास आ गया, विदाउट एक्शन वो वर्थलेस होता है, आइडिया आइडिया ही रह हम्म। जाता है। तो ऐसा हम क्या हम्म। करें ताकि जो नया एंटरप्रेन्योरशिप है, मैं अपनी बात करूँ, ऐसा मैं क्या कर दूं कि मैं उस पर मजबूर हो जाऊंगी, उसके बाद मैं काम करूँ उस आइडिया पे। आप यहाँ पे बेसिकली, मुझे जहां तक लग रहा है, आप रिस्क की बात कर रहे हो कि रिस्क मैं कैसे लूं, रिस्क टेकिंग की। हम्म। तो इसको इंश्योर करने के लिए पहली चीज तो आपको रिस्क लेना होगा, बट इसको कम करने के लिए रिस्क कम किया जा सकता है।
उस आइडिया को आप उसका प्रोटोटाइप बनाओ। आज डिजिटल मार्केटिंग अवेलेबल है, लैपटॉप ओपन करो या मोबाइल ओपन करो, उसका एक एड्स बनाओ, हम्म। गूगल पे डालो सिमिलर प्रोडक्ट का, और उसमें क्वेश्चन करो डायरेक्ट ऑडियंस से, और पूरे इंडिया में रन करो या कुछ ऑडियंस में, उस पर रिस्पॉन्स लो और बोलो कि ये प्रोडक्ट मैं ला रहा हूँ, या कुछ ऐसी डेमो बना दो, ठीक है, ओके। प्रोडक्ट का, और एक लैंडिंग पेज बना दो, छोटा सा कॉस्ट लगेगा। देखो उस पर ऑडियंस का कितना रिस्पॉन्स है, तो आपको वहीं पता चल जाएगा कि आपके ऑलरेडी कस्टमर कितने होने वाले हैं उसके, जो उस प्रोडक्ट को खोज रहे हैं। बहुत सस्ते अमाउंट में आपको उस आइडिया को वैलिडेट कर ले जाओगे हाँ। कि रियली में वो प्रोडक्ट या सर्विस वर्किंग होने वाला है कि नहीं, हमारे प्री ऑडियंस कौन है जिसको ये जरूरत है, जो मैं बर्निंग प्रॉब्लम समझ रहा हूँ एक्चुअली में है कि नहीं। ओके। तो वो आज हमारे पास सोशल मीडिया है, वहां पे हम लोग इसको वैलिडेट कर सकते हैं एक छोटा सा अमाउंट लगा के, तो हम्म। रिस्क कम हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी है कि अगर आपका आइडिया, सबसे पहले आइडिया को वैलिडेट कर लेना, बिकॉज क्या होता है कि हमें अपने हिसाब से लगता है कि ये आइडिया की हम्म। ऑडियंस भी है और उनको जरूरत हो सकती है। बट जब आप वैलिडेट करोगे तो आपको कंफर्म होगा कि हाँ वास्तव में क्या उनको इसकी जरूरत है या फिर इसकी जरूरत नहीं है। ओके। एग्जैक्टली। सो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने कॉलेज में आपको स्पार्क आया और आपने कॉलेज में ये शुरू किया। ओके। हम्म। तो अब कॉलेज में क्या होता है कि आपने अपना कॉलेज, और कॉलेज अटेंडेंस का भी इशू करता है। ठीक है, कॉलेज में और सारे इश्यूज भी होते रहते हैं और नए कॉलेज में आते हैं नए दोस्त। ठीक है। सो आपने अपने कॉलेज में अपनी कॉलेज लाइफ को और एंटरप्रेन्योरशिप को मैनेज कैसे किया? मेन चीज जो अटेंडेंस आपने कहा, हम्म। हमारे पास भी 100 डेज मान के चले और आपके पास भी 100 डेज ही है, दोनों के हम्म। लिए सेम है। तो मैं हमेशा जो जरूरी था उसको अटेंड किया। कॉलेज में डेली आता था कि एक अटेंडेंस रेगुलर थोड़ा सा दिखे। बाकी मैंने बोला ना, अपने एकेडमिक पार्ट को मैंने स्ट्रॉन्ग कर रखा, कोर्स जो एग्जाम्स होते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग रखा, ताकि जो टीचर से कम्युनिकेशन हो सके वो मेरी बनी रहे, और वो अगर मैं उनको कुछ बताता हूँ सर आज यहाँ जा रहा हूँ, तो शायद वो सपोर्ट कर सके। तो थोड़ा बहुत हेल्प मुझे कॉलेज के टीचर से मिला। ये ना, मैं ये नहीं कह सकता कॉलेज सपोर्ट किया, कॉलेज नहीं देता है किसी को अटेंडेंस या एनओसी भी नहीं देता। और मैंने अपनी कंपनी को डिस्क्लोज ही नहीं किया। इवन जब तक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहा, मैं कभी नहीं बताया कि मेरी कोई कंपनी रन कर रहा हूँ। इवन मैं अपने कंपनी प्रोडक्ट्स को अपने दोस्तों में भी बेचा, अच्छा। आउटपुट्स लेने के लिए उनको सस्ते में थोड़ा बेचा, बट उनसे रिव्यू लेने के लिए मैंने बेचा। बट किसी को नहीं हम्म। बताया कि मेरे ये कंपनी है। और मैंने अपने, जहाँ मैं बिलोंग कर, मैं लखनऊ में हूँ, तो लखनऊ में मैंने लगभग अच्छे खासे फर्स्ट ईयर में मैंने 3 लाख का टर्नओवर कर लिया था। तो कहीं ना कहीं वो बूस्ट देता था, ठीक है। हम्म। तो आप अगर कोई चीज को स्किप कर रहे हो तो फिर वो डर नहीं लगता था कि यार मैं उसको कहीं छोड़ रहा हूँ। जो आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, तो अगर कोई चीज बूस्ट कर रहा है तो आप कॉलेज की कुछ क्लासेस को छोड़ सकते थे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज को भी कॉलेज का छोड़ा। जैसे कि इवेंट्स जो होते हैं, मोशन मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया कभी, क्योंकि वो समय लेता था प्रैक्टिस करने में, डांस में या ड्रामा में, सो मेनी हम्म। थिंग्स था। फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन किया जो कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, 1 साल भी नहीं किया क्योंकि मुझे अपने कुछ और करना था। तो उसको, तो वो होता ना कि आपको कुछ पाना है तो यू हैव टू लूज समथिंग, यस। देन यू विल गेट समथिंग। तो वो कुछ ना कुछ हैबिट आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, बट आई थिंक वो फील नहीं होता कोई गिल्टी टाइप का कि यार मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि अगर आपको कुछ आपका कुछ मिल रहा है, और बेसिकली मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा किया। इवन आज के लोग और कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे कॉलेज का हेड बनाया गया है कि एक तरीके से कि आप लोगों को ट्रेन करो स्टार्टअप को लेकर कि कैसे आना है। तो अब अर्ली एज में आ रहे हैं लोग, फर्स्ट ईयर में आते ही लोग स्टार्टअप आइडिया लेके आ रहे हैं, तो अब लगता है कि यार मैंने, और मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, थोड़ा सा यस। और लर्निंग मिलती। और एक चीज और बता रहा हूँ जो आइडिया वैलिडेट का था, आपको समटाइम्स आइडिया वैलिडेट भी करने की जरूरत नहीं है। कोई आइडिया वर्किंग में, आप उनके गैप्स निकाल लो। गैप्स निकालने का बेस्ट वे, अगर उनके एप्स हैं या हम्म। गूगल माई बिजनेस ऐप है, उनकी जो फीडबैक या रिव्यूज पढ़ो। हम्म। ऑलरेडी उसमें आपको नेगेटिव मिलेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव। वो नेगेटिव ही कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, चाहे वो किसी हम्म। भी लैंग्वेज में बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, वो सिग्नल दे रहा है। तो आप उसको चाहे सॉल्व कर दो अपने उस नए आइडिया से, तो वो खुद एक स्टार्टअप बन जाएगा। या उसी बिजनेस को लाओ बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। आजकल प्रॉब्लम हो रही है जैसे जोमेटो, स्विगी बहुत ट्रेंडिंग में, हम्म। लोकेशन को लेके इशू हो रहा है, बहुत हो रहा है कि यार फोन करते रहते रीच नहीं कर रहे नहीं हैं। और पहुंच आप जाता इस है। चीज को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि आने वाले समय में हो जाएगा, बट अभी के लिए हम्म। आप कोई सोल्यूशन बनाओ। आप जोमेटो के साथ एक्वायर कर ले जाओगे, ओके। प्रॉब्लम्स मतलब आपको मिलेंगे, मतलब आप इसको फिर वैलिडेट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी है प्रॉब्लम्स, कस्टमर खुद बता रहा है। तो जो हम्म। पैसा नहीं लगेगा, आपको सोल्यूशन बनाना है और प्रेजेंट करना है। तो हम्म। बहुत सारे वे हैं। हम लोग भी ऑनलाइन देखो, जो मेरा ऐप है, जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग जब इसको प्रॉब्लम्स को, मैंने डोमेन रजिस्टर किया 2017 में, तो यही था कि मैं पापा का जो मेरा बिजनेस है, रिटेलर का, होलसेलर एंड रिटेलर का, ग्रोसरी का, तो मैं वहां पे एक चीज फूल कर रहा था कि मैं टीयर 3 शहर से हूँ, हम्म। कि जो बड़ी कंपनी आ रही हैं
वो कहीं ना कहीं रिटेलर्स को किल कर रही हैं, जो हम्म। लोकल शॉपकीपर है किल कर रही हैं। तो कोई ना कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम्स, कोई है ना सोल्यूशन चाहिए जो इनको आगे बढ़ा सके, अदरवाइज ये लोग खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसे भी 4G आया और ये आया, हम लोग रिचार्ज खुद से करना स्टार्ट किया और सारे रिचार्ज के शॉप बंद हो गए। इवन हम्म। इलेक्ट्रॉनिक से शॉप बंद होते जा रहे हैं। टीयर 1 शहरों में अगर फोकस करें तो जो बड़े क्लाइंट, बड़े शॉपकीपर वही आज प्रेजेंट है, छोटे सब हटेंगे क्योंकि वो प्राइस ही नहीं दे पा रहे हैं। हम्म। तो एक प्रॉब्लम वहां पे थी ऑलरेडी। और मैं अपने घर पे एक बिजनेस में वहां बैठता था, तो मुझे पता चल रहा था कि लोगों को ऑनलाइन अवेयरनेस होने लगी है, वो प्राइस हम्म। कंपेयर करने लगे। तो एक प्रॉब्लम मुझे वहां से मिली, तो मुझे सिग्नल वहीं से मिल गया था कि मैं अपने को कैसे करूं। और वैलिडेट करने के लिए मैं अपने पापा का ही चीजें को चेक कर लिया। तो हम्म। मैं अपने आइडिया को वहीं वैलिडेट कर लिया। अब रही बात, मेरा फर्स्ट कस्टमर मेरा वेंडर है, शॉपकीपर। सेकंड जो हमारा है वो हमारे यूजर्स हैं। तो यूजर्स को मुझे चेक ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी जोमेटो ब्लिंकिट ने देख रखा है कि हाँ कस्टमर ऑनलाइन ही परचेज करें। तो मैंने अपने आइडिया को ऐसे वैलिडेट किया। अगर कुछ मैं अपनी जर्नी अपने ऑनलाइन देखो बताऊं, तो मैं जब इसका सॉफ्टवेयर बिल्ड करने गया, तो मैंने डायरेक्ट एक कंपनी से बात की, तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया 25 लाख कि आपका सॉफ्टवेयर बनाने कॉस्ट है। ऐसे मैंने 2-3 कंपनी से बात किया, तो मिनिमम लोग मुझे 15 लाख मांगे। कुछ ने बोला कि इक्विटी दे दो, साथ में देख लेंगे। फिर हम और मेरे को फाउंडर सुरक्षा श्रीवास्तव जी, साथ में हमने क्या किया कि हम लोग खुद सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। तो 2019 में हमने कंपनी रजिस्टर करके खुद सॉफ्टवेयर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। इट विल टेक अराउंड 1.5 ईयर, जो हमने तीनों प्लेटफॉर्म बिल्ड किया। और इसकी कॉस्ट जो भी थी 25 लाख, वो खुद हमने कंपनसेट किया और अपने सर्वाइवल के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाने लगे, कि अपनी सर्वाइवल करते रहे, घर से पॉकेट मनी की बोझ, ये जो लोड होता है वो ना पड़े। अब आपका शायद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो फंडिंग को लेके, तो मैं हम्म। शायद उसको मैं यही फुलफिल होता सिमिलरली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सो मैं अभी आप आपसे पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आप फाउंडर है, तो आपकी जो ऑनलाइन देखो कंपनी है, आपको एक ऐसे बंदे को समझाना है, बिकॉज जो मेरा व्यूअर है वो पहली बार देख रहा है। आप अगर समझाएंगे अपने ऑनलाइन देखो के बारे में, तो बिल्कुल आसान भाषा में आप कैसे समझाएंगे ऑनलाइन देखो क्या है? एग्जैक्टली आप अगर हम कोई फैंसी बेस यूज करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। ठीक हम्म। है, आप उसकी सीधे उसकी मन की जो बात बर्निंग प्रॉब्लम है उसी के थ्रू समझाना चाहिए। जस्ट लाइक मैं अपने समझाने की कोशिश करूं कि आप घर पे बैठे हो, ठीक है, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, बट अगर आपको ये है कि मुझे ग्रोसरी चाहिए, गुप्ता जी की दुकान से चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ स्वीट्स चाहिए बट इस XYZ दुकान से चाहिए, मुझे प्लम्बर बुलाना है लेकिन रामू भैया को ही बुलाना है, तो ये हम्म। सारी चीजें मैं घर बैठे कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, तो आप ऑनलाइन देखो ओपन करोगे, अपने ही मार्केट के लोगों को, जितने ये मैंने नाम लिया, ग्रोसरी है, फूड है, मेडिसिन है, इस सारे शॉप्स वहां पे अवेलेबल होंगे। आप उनको एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करने का मतलब उनसे कुछ भी खरीद सकते हो, जो कि डिलीवर करा सकते हो या पिकअप कर सकते हो। अब इवन कोई सर्विस बुक कर सकते हो, कि प्लम्बर को बुक कर सकते हो, प्लम्बर घर के आके आपकी प्लम्बिंग कर सकता है, कारपेंटर बुक कर सकते हो। इवन A to Z कोई भी चीज आप एक्सेस करते हो। दैट्स वाई हमने अपना टैगलाइन रखा है, योर मार्केट इन योर पॉकेट। मतलब आपका पूरा मार्केट आपकी पॉकेट में है। आप मोबाइल खोलो, आपका नियरेस्ट मार्केट ओपन करो, जितने मार्केट के शॉप है सब एक साथ वहां दिखने वाले हैं। सेकेंड चीज, जो डिलीवरी फीस है, जो सबसे बड़ी पेन पॉइंट होती है, वो हमारी सबसे लोवेस्ट है, वर्ल्ड लोवेस्ट मैं क्लेम कर सकता हूँ। 4 रुपए से स्टार्ट है। और फास्टेस्ट है वही सेम चीज, हम लोग 10 to 20 मिनट में डिलीवरी करते हैं, क्योंकि हमारा हाइपर लोकल है। हम 2 किलोमीटर का एक मार्केट ही डिसाइड करते हैं, उसके अंदर हम लोग 10 to 20 मिनट में डिलीवर करते हैं। ये बेसिक होगा। ओके। सो सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह हम हाइपर लोकल होते जा रहे हैं, हम हर चीज़ हम्म। को कम टाइम में जिस तरह से हम पाना चाहते हैं, जब से हमारी इस ज़िंदगी में टिकटॉक आया है, इंस्टाग्राम रील्स आई हैं, तब से जो हमारा कंसंट्रेशन है हर चीज़, मतलब अटेंशन स्पैन भी हमारा लेस हो गया। क्या आपको लगता है कि हम एग्जैक्टली ह्यूमैनिटी की बात करें तो ये सही है? देखिए, दो इसमें परसेप्शन है। अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से बात करें, जस्ट 1 मिनट, अगर हम लोग, मैं एज अ बिजनेस एज अ एंटरप्रेन्योर बात करूं, तो एग्जैक्टली मुझे इस चीज को हाइड करना पड़ेगा, इस चीज को हम्म। नहीं देखना पड़ेगा, और मुझे टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। अगर मैं एज अ बिजनेस ना बात करके एज अ ह्यूमनिटी बात करूं, तो एग्जैक्टली मुझे इस चीज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो मैं पहले दोनों चीजों को कोशिश करूंगा। तो जो एक स्पैन की टाइम में बात किया, आज ह्यूमन स्पैन टाइम जो है, अट्रैक्शन टाइम है, वो लेस देन 6 सेकंड भी हो चुका है। मतलब हम्म। एक गोल्डन फिश से भी कम हो चुका है। आपने यूट्यूब पे चलाए होंगे तो 5 सेकंड का स्किप ऐड होता है। क्यों? 5 सेकंड में आपने अगर इंटरेक्ट नहीं किया यूजर्स को, तो वो स्किप कर देगा। हम्म। ठीक है, तो वो चीज समझ में आ रही है। क्योंकि आज ऑप्शन बहुत है। पहले टीवी पे हम लोग ऐड का इंतजार करते थे, हम्म। जब तक ये ऐड खत्म नहीं होगी तब तक आएंगे, क्योंकि दूरदर्शन ही अवेलेबल था, ओवरऑल ऑप्शन ही नहीं थे। तो हमारी अपने आप वेटिंग टाइम, पेशेंस टाइम बहुत ज्यादा थी। बट जैसे हम्म। जैसे टेक्नोलॉजी बिल्ड हुआ, तो हमारी पेशेंस कम होते गए और स्पेंड टाइम।
तो ये टेक्नोलॉजी है, अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस के टाइप से देखते हैं, तो हम लोग और कंट्रियों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पीड दैट इज मैटर, हमारे हर काम को छोटे छोटे स्पीड पार्ट हमारे हर काम को और आगे बढ़ाता है। अगर आप छोटे से आपका काम को कोई डिलीवरी करके लाके दे देता है, तो आप उस जो प्रोडक्टिव टाइम है उसको कहीं और यूज करके अपना प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो। तो ऐसे ओवरऑल पूरी कंट्री में देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग आगे बढ़ेंगे ग्रोथ की तरफ, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। दैट्स व्हाई हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ रियली कि कुछ जो हमें पता है कि इस टेक्नोलॉजी से कुछ इशू आ रहे हैं, उसको भी साथ में कम कर देना चाहिए। जस्ट लाइक हम कुछ पेड़ काटना जरूरी है क्योंकि हमें हम्म, फर्नीचर्स बनाने हैं, ये तो फिक्स है। कुछ चीजों को कम कर सकते प्लास्टिक फर्नीचर, बट फिर भी हमें पेड़ काटने हैं, तो इसको कम करने का तरीका ये है कि अगर आप 10 पेड़ काटो तो रियली में 100 पेड़ लगा दो। हम्म, इसी तरह इसका वे है, अगर हम किसी चीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं नेचर में या किसी ह्यूमिनिटी कर रहे हैं, साथ में उसके कुछ जो ड्रॉबैक्स है उसके साथ साथ हमें उसकी सोल्यूशन लेके चलने चाहिए। हम्म, जैसे कोई आया उस पर मूवी बनी, तो कहीं ना कहीं हम लोग को उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक चीज अच्छी है कि इंडिया ड्रोन्स सारे के सारी कंट्री उसको अडॉप्ट कर रही है, इंडिया में लेस है। रीजन भी है कि उसका ड्रोन आने से हमारे जो बर्ड्स हैं जो कि हमारे बहुत सारी चीजों को मैटर करती हैं, वो डिस्ट्रैक्ट होंगी, इवन बहुत सारी चीजें। तो इंडिया देखिए इसने आई थिंक मुझे जहाँ लगता है उन्होंने नाइट के लिए अवेलेबल कर रखा है, अभी होने वाला है शायद। तो बहुत सारी चीज अच्छी हुई कि उन्होंने सोचा कि नाइट्स में मेडिसिन की बहुत ज्यादा नेसेसरी होगी। तो ये हम्म। थोड़ी चीजें जो अडॉप्ट करें, इस बीच में जो समय उन्होंने लिया है, इस समय में हम लोग को कुछ सोच लेना चाहिए कि जिससे हमारे नेचर को डिस्टरबेंस ना हो। वरना हम लोग को ही जितना टेक्नोलॉजी आज अडॉप्ट करें उतना ही हम लोग को डिजास्टर भी अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए आने वाले समय में। बिकॉज हम कहीं ना कहीं अपने इन्वेंशन से कई ऐसे इन्वेंशन और कारनामे करते जा रहे हैं कि अपनी अर्थ को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं एज अ ह्यूमन। एग्जैक्टली, बट पैरेलली कुछ ऐसे भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अर्थ को और नेचुरल रिसोर्सेज को भी सेव करने के भी स्टार्टअप्स ओपन कर रहे हैं, और उनको भी अप्रिशिएट सेम टाइम में करना चाहिए हम्म। ताकि वो मैनेज कर सकें। बिकॉज मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लगती है वो इंडिया के अंदर ये है कि हमारे जो हीरोज हैं ना वो हीरोज ही गलत हैं। सो हमको एंटरप्रेन्योर्स सबसे पहले अप्रिशिएट करना शुरू करना पड़ेगा और टांग खींचना बंद करना पड़ेगा। अगेन। एग्जैक्टली, खासकर उनके लिए जो नेचर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। एक तो उनके पास रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम होता है, और उनको हम्म, लंबे जोड़ने के लिए आई थिंक गवर्नमेंट और जो भी अच्छे बड़े बड़े हीरोज हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो लोग लॉन्ग लाइफ उससे अटैच रहें और वो कुछ अच्छा कर सके। या अभी सर आपने अपने ऑनलाइन देखो के बारे में बताया, हमने बात की। अब क्या होता है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप तो हमको एक टाइम के बाद फंडिंग की जरूरत पड़ती है। और इनिशियली क्या होता है कि हम कुछ अमाउंट हमारे पास होता है यूजुअली, बिकॉज हर बंदे के पास उतना अमाउंट नहीं होता कि वो मतलब ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन कर सके। सो अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है हमारे मन में जब हम स्टार्टअप करते हैं कि भाई हमको पहली बात तो फंडिंग तो चाहिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपसे, हम फंडिंग के लिए हम कब अप्लाई करें, और दूसरा क्या प्रोसेस होता है फंडिंग के लिए अप्लाई करने देखिए कब अप्लाई करें, वैसे आज स्टार्टअप का जो माहौल स्टार्ट हुआ है, लोगों को लगता है कि आइडिया स्टार्ट करते ही हमें फंडिंग मिल जाएगी, जो कि मिथ है बहुत बड़ा। ऐसा कुछ नहीं होता। और इसका क्वेश्चन पहले ये है कि हमें फंडिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। का। तो दो चीजें हैं वो जो मैंने आज तक सीखी है, एक इन्वेंशन है, एक ट्रैक्शन है। हम्म, इन्वेस्टर जो फाउंड करता है दो चीज करता है, या तो इन्वेंशन हो या तो कोई ट्रैक्शन हो। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्वेंशन, अगर आप कोई चीज अच्छी इन्वेंशन की हो और वो पेटेंट है, पेटेंट करा लियो, कुछ हम्म, ऐसा इन्वेंशन जो कि अफोर्डेबल है और टारगेट ऑडियंस के लायक है, ओके। तो आपको फंडिंग उस आइडिया पे भी मिल जाएगी, आपने पेटेंट कराई है तो। ठीक है, आपने उसको रिप्रेजेंट किया, आपने बोला टारगेट ऑडियंस हमारा इतना है, हमने इतना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कि मैं साल में जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तब आपको फंडिंग मिल सकती है। दूसरा है कि ट्रैक्शन, क्या होता है कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही थी उसको कोई कंपनी सॉल्व कर रही होती, फिर आप भी लेके आते हो उस चीज को, बट हम्म, आप एक नए तरीके से सॉल्व करते हो, कोई ऐसे पार्ट को सॉल्व करते हो जो कोई नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको दिखाना होगा ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का इन द सेंस आपको कस्टमर्स दिखाने होंगे, पेड कस्टमर्स। अगर आपके पास इनफ पेड कस्टमर है जिससे एक्सपेक्टेशन लगाया सकता है कि एक साल में इतना एक्स रेवेन्यू कर सकता हूँ, हम्म, यू विल गेट फंड। ये दो ही तरीके हैं जिससे फंड मिलेंगे। अब आप कोई आइडिया उसको चेक कर लो इस बेसिस पे। कब करना चाहिए, पहली चीज मैंने जो बोला आइडिया, अगर आपका पेटेंट करने लायक है, आपने पेटेंट करा लिया, तो आप फंडिंग के लिए अप्रोच करो उसको कॉमर्शलाइज करने के लिए, उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। अगर आप ट्रैक्शन वाले आइडिया पार्ट में आते हो, तो रियली आप पहले उसका ट्रैक्शन जनरेट करने के लिए 3 F बोला जाता है, जो कि बोलना यहाँ सही नहीं है। 3 F होता है, फ्रेंड्स, फैमिली, फूल्स। हम तीन लोग को ही अप्रोच करते हैं एट स्टार्टिंग स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए। या कोई फ्रेंड्स का मिल जाए जो बात कर लो, या कोई फैमिली, या कोई फूल्स। फूल्स इसलिए क्योंकि
स्टार्टअप रियली बहुत बड़ा रिस्क चीज है। वो स्टार्टअप आजकल इन्वेस्टर भी इस चीज को अप्रोच करते हैं 1:10 का, मतलब 10 स्टार्टअप में पैसा डालते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि 9 स्टार्टअप फेल होने वाले हैं, और वो एक स्टार्टअप जो है वो 10x दे देगा जो सारे कवर कर लेंगे। तो 9 स्टार्टअप उनके लिए फूल्स ही हुआ। तो वो हम्म। इसलिए फूल्स इस मैनर में, बट फूल्स कहना गलत नहीं होगा कि हर इन्वेस्टर की एक रिस्पेक्टेड है, क्योंकि हमारे में जो इन्वेस्ट किया वो उनको हम फूल्स तो नहीं एग्जैक्टली बोल सकते, क्योंकि वो हमारे एक तरीके से आप समझो सीड इन्वेस्टर है या एंजल इन्वेस्टर बोल सकते हो। आपके साथ सेकंड क्वेश्चन का जवाब था कब करनी चाहिए, उसका मिल चुका। और कैसे करनी चाहिए, पहले के लिए आपको इश्यू नहीं होगी अगर आप आइडिया बना लियो, पेटेंट करा लियो, तो उसका एक प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करो। अगर बन सकता है घर पे या किसी छोटे से लैब से, या किसी लैब बड़े लैब की जरूरत है तो आप उनके फाउंडर या किसी से बात करो, उनको आइडिया दिखाओ कि मेरा ये है, मैं आपको कुछ परसेंट देने के लिए तैयार हूँ अगर आप ये लैब में प्रोडक्ट करने के लिए रेडी करने के लिए देते हो। आज कोलोब्रेशन बहुत ज्यादा ओपन है, बड़ी बड़ी कंपनियां ओपन कर रखी हैं कि आप हमारे साथ काम कर सकते हो। तो आप वहां पे डेवलप करके उस प्रोडक्ट को लेके अपने कॉमर्शलाइज कर सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, अगर आप कोई ऐसे स्टार्टअप ओपन किए हो जो ऑलरेडी मार्केट में है बट आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हो, उसके लिए फंडिंग के लिए आपको एक छोटा सा मॉडल दिखाना पड़ेगा, यू कैन से जिसको बोला जाता है एमवीपी, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। आप उसको एक टेस्ट मार्केट में करो, जैसे हमने एक टेस्ट मार्केट किया, हमने खुद, हमारे पास फंडिंग नहीं थी तो मोस्टली सारा काम खुद करो। इसमें डायलॉग बहुत है, चलता है, यू हैव टू वियर मेनी हेड्स। अब हम्म। अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको चपरासी बनना पड़ेगा, आपको सेल्समैन बनना पड़ेगा, इवन आपको फाइनेंसर बनना पड़ेगा, इवन मार्केटर बनना, बहुत सारी चीज करना। तो हम लोग खुद मार्केट में उतरे, एक छोटे से मार्केट में हमने अपने वेंडर्स को एक इनविटेशन भेजा, रात को 4 बजे हमने एक एनवेलप पैक किया और रात को 4 बजे उनके दुकान के नीचे सबके डाल दिया, सुबह हम्म। रिस्पॉन्स चेक करने के लिए कि कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उसमें से हम लोग को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, हम लोग सुबह जाकर उनको रजिस्टर्ड किए। तो वो हमने दिखाया कि हाँ हमारे पास ये वेंडर रजिस्टर्ड है। अब इसमें कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये दूसरे से कराते तो ऑनबोर्डिंग की कॉस्ट है जो कि हमने खुद किया। तो ये एक काम ये कर सकते हो कि कम कॉस्ट में आपको दिखा नहीं पड़ेंगे। अगर आप ये सोचो कि मैं कोई प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा हूँ जो कि इन्वेंशन भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, उस पर हमको आइडिया पे फंडिंग मिल जाए, तो बहुत कम चांस है। हाँ, ये डिपेंड भी करता है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो आपके आपके ऊपर पैसा लगाते हैं, बेसिक भाषा में हम्म। बोलूं टीम के ऊपर पैसा लगाते हैं कि नहीं यार आइडिया है, अच्छा है, मतलब इनके साथ काम किया जा सकता है, आप वर्किंग हो, आपके बैकग्राउंड बहुत अच्छे रहे हैं, आपने आज तक अच्छा काम किया कहीं और फील्ड में, तो आपके ऊपर भी पैसे लगाए जा सकते हैं, इन्वेस्टर ऐसा भी सोच सकते हैं। मतलब आपको शोकेस करना पड़ेगा, चाहे अपने प्रोडक्ट को चाहे अपने आप को। तो क्या ये रीजन मान सकता हूँ मैं कि जो आईआईटियंस होते हैं उनको आराम से फंडिंग मिल जाती है? मैंने जो बोला ना, बैकग्राउंड मैटर करता है, टीम हम्म। मैटर करता है, उसको वो एडवांटेज फुल यूज करते हैं, वो फुली यूज कर, गलत भी नहीं है। आप भी अगर रहो फील्ड में, फाइट करके पहुंचते हो, तो आपको यूज करोगे। हम्म। मे भी यहाँ ऐसा होता है कि सभी आइडिया अच्छे नहीं होते बट उनको फंडिंग मिल जाती है इसलिए क्योंकि वो एक अच्छे रेपुटेटेड होगा। इसमें हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, इसको देख के हम अपने स्टार्टअप जर्नी को रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। रुकना तो मैं नहीं चाहिए बट आई थिंक इंटरनेट इशू है। हाँ, नहीं सर, आपका इंटरनेट इशू हुआ था शायद। इट्स ओके कैंसिल ना। हुआ था। हाँ, अब ठीक है सर। ओके ओके, तो रोकना नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ये सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको हमेशा कभी लगेगा कंपटीशन में गए, आपका आइडिया भी अच्छा था, आप सब कुछ अच्छा था, आपके पास रेवेन्यू भी था, फिर भी आपको वो चीज ना सिलेक्ट करके कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट वालों को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि उनके पास बैकग्राउंड था, ऐसा भी आपको मिलेगा। तो आपको वहां स्टॉप नहीं करना है क्योंकि उन्होंने पहले फाइट कर लिया शायद, और आपने पहले नहीं किया इसलिए आज वो फेस नहीं कर रहे हैं, आपको शायद आगे उसकी चीज मिले। हम्म। या यस सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो कभी यार इस चीज़ का रोना रोने से तो कुछ नहीं मिलने वाला है सर कि वो आईआईटी से हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं। ऐसा नहीं है कि इतने यूनिकॉर्न्स हैं वो सारे आईआईटियंस के ही हैं। मान सकता हूँ कुछ परसेंटेज हैं। ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, बट आप एक्चुअली ये क्या है ना, जैसे आप लोग यूट्यूबर्स हो, तो आप ही लोग क्या करते हो कि आप निकालते हो स्टोरीज बारे में बनाते हो, हम्म। तो हम लोग को पता चलता कि हाँ ये आईटी है और बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है, लोग नेगेटिव जो ले लेते हैं कि यार सारी यूनिकॉर्न्स आईटीएन के हैं, अगर ऐसा देखोगे तो ऐसा नहीं है। हम्म। आप निकालोगे, इससे पहले जो स्टार्टअप का एरा था जितने बिजनेस चले, आप उसमें सर्च करके देखो तो आईटी नहीं मिलेंगे, सबसे ज्यादा बिजनेस ही निकलेंगे, ऐसे हम्म। नॉन आईटी नहीं मिलेंगे आपको ज्यादातर। और आप अगर एक टेस्ट करो, आप लिखो कि टॉप 100 आइटम्स के नाम लिख लो, आई थिंक आप 10 से ज्यादा नहीं बढ़ोगे।
ठीक है, और टॉप फेमस पर्सनालिटी आपको लिखने को बोल दिया जाता है, आई थिंक एक पेज भी कम पड़ जाता है। हम्म। तो आप ऐसा ज्यादा उसको इंस्टेंट ना समझो अपने आप को। वहां हम्म। उनके पास एडवांटेज उनको यूज करने दो ना, क्योंकि वो उन्होंने फाइट किया है अर्ली एज में। आप इस वक्त कुछ और फाइट करो। आज जो प्रफुल्ल जी हैं, जो इतना अच्छा किए हैं, क्या जरूरी थोड़ा उन्होंने आईटीएन है, बट उन्होंने हम्म। आज किसी आईटीएन से पहले उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि हम्म। उन्होंने इस एज में उस चीज को अचीव किया है। तो किसी चीज को लेके रोना, आई थिंक वो सोल्यूशन नहीं है कि यार उनके पास वो एडवांटेज है, या इज अ बॉर्न विद सिल्वर स्पून जो आजकल चलता है, कि हाँ यार उनके पास ऑलरेडी सारी सोर्सेज अवेलेबल है, फंडिंग अवेलेबल है, दैट्स ओके यार, हम लोग भी मिडिल क्लास से हैं, हम लोग भी फाइट कर रहे हैं। हम्म। अब इस चीज को रोना पता नहीं, क्योंकि आगे वाली जिंदगी पता नहीं क्या है। अभी तो हमें फाइट करना चाहिए और हैप्पीली करना चाहिए। और अब मैं इससे एक चीज और बोल सकता हूँ कि यार अगर हम लड़ेंगे ही नहीं तो हो सकता हो कल हमारा दिन बहुत अच्छा हो, और नहीं लड़े ना तो वो तो मिलना ही नहीं है, वो तो फिर तो जिंदगी वैसे ही चल रही है हमारी। तो एग्जैक्टली लड़के एक देख स्टेप्स ले उठाना रहे जरूरी है ना, कि हमने किया था कोशिश, और हैं। कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ था, जो हुआ तो होगा। जो लोग बोलते हैं और मैटर करता है एक्सपीरियंस। अब इसके बाद अब बात करते हैं स्टार्टअप फंडिंग की। बात कर रहा था मैं, तो फंडिंग में क्या होता है कि जिन लोग जो नए व्यूअर्स उनको बताऊं, मैं थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ कि हमको कुछ परसेंट इक्विटी देनी होती है। इक्विटी मतलब कंपनी की हिस्सेदारी, और उसके बदले हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं। सर सबसे पहले क्या होता है कि मोस्टली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम कम से कम इक्विटी दें। तो हमें कितनी इक्विटी देनी चाहिए, और इक्विटी के देने के पीछे क्या हमारी सोच होनी चाहिए जब हम इक्विटी को शेयर कर रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके आइडिया पे, ठीक है। समटाइम्स जो एक दो सेक्टर होते हैं बेसिकली सारे स्टार्टअप, एक प्रोडक्ट सेक्टर, एक सर्विस सेक्टर। इसी सेक्टर में सारी चीजें मर्ज है, या तो दोनों का कंबाइन होगा। प्रोडक्ट सेक्टर यू कैन से कि एक प्रोडक्ट है, मोबाइल एक प्रोडक्ट है, तो एमआई प्रोडक्ट सेलिंग है, और अर्बन क्लैप एक सर्विस सेलिंग कंपनी है। तो हम्म। डिपेंड करता है। अब दो चीजें क्या होता है, इसमें हमें ज्यादा चाहिए होता है कैश बर्न करना। आज के स्टार्टअप एरा को अगर ट्रेंडिंग में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए हमें फंडिंग ज्यादा जरूरत है। लेकिन क्या रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, अगर आप यूएस की बात करोगे तो वहाँ 70% बिजनेस जो है इस सेक्टर में बिलोंग करते हैं, टर्सरी। तो टर्सरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के समय। हालांकि प्राइमरी 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया में, बट टर्सरी का स्टार्टअप बहुत ज्यादा ओपन हो रहा है। तो अगर आप फंडिंग अप्रोच करो तो पहले आप चेक करो कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। आप प्रोडक्ट सेक्टर में, सर्विस में हो, अगर प्रोडक्ट में है तो आपको उसको कितना फंडिंग चाहिए, मतलब कहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए। पहले फाइंड करो, रोड मैप बनाओ कि मैंने प्रोडक्ट अगर बना लिया है तो मुझे अब उसको कॉमर्शलाइज करना है। ठीक है, तो हम एक मार्केट में अगर जाते हैं तो मुझे कितना फंड चाहिए। अगर मैं उससे प्रॉफिट जनरेट करके उस प्रॉफिट से भी सेकंड मार्केट का एक्वायर कर सकता हूँ, तो आप कोशिश करो कम से कम फंडिंग उठाओ कि उससे। और होता है क्या, और सर्विस सेक्टर में कुछ केसेस उल्टे होते हैं। हम हम्म। पहला मार्केट से एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि सर्विस कंटिन्यू होगी कि नहीं, तो हम लोग को वहाँ फंडिंग ज्यादा लेनी पड़ती है। सेकंड मार्केट, थर्ड मार्केट, हम लोग का ग्रोथ जो देखा जाता है आफ्टर 4 to 5 years बाद देखा जाता है। तो वहाँ फंडिंग ज्यादा जरूरत है। तो एक यहाँ से कंपेरिजन आप निकाल सकते हो कि अगर प्रोडक्ट सेक्टर है तो कोशिश करिए कम से कम फंडिंग लीजिए, और सर्विस सेक्टर है तो आपको फंडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि सर्विस है, आप किसी की लाइफ में इंट्रोड्यूस होने जा रहे हो। कोई हम्म। उसकी रूटीन चल रही है, आप उसके अंदर आप जाना चाह रहे हो, तो उसकी हैबिट को ब्रेक करने के लिए हमें कैश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम फिर बनाना पड़ता है। और कितनी लेनी चाहिए, इस डिपेंड ऑन कि आप, एक होता है कि सीड फंडिंग, आपको प्रोडक्ट बनाना कैसा है, बहुत बड़ी चीज है तो आपको अगर बात है 5-10 लाख में कुछ नहीं होने वाला। सर्विस सेक्टर है तो हर चीज को अगर मेजर करना है कैसे है, तो आप एक छोटे से रेंज को पकड़ो। हर एक चीज को, प्रोडक्ट पकड़ो, अपने एक छोटे शहर को पकड़ो, वहां से कैलकुलेट कर लो तो एक आइडिया मिल जाएगा। आपको कैलकुलेट नहीं हो पा रहा होगा कि यार मैं कितना पैसा लूं, कैसे लूं, तो पहले एक एरिया, टारगेट ऑडियंस को छोटा ले लो। अपने आप सारी चीजें कैलकुलेट होकर आ जाएगी कि उनके मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कॉस्ट कितनी आ रही है, उसको रिटेन करने के लिए कॉस्ट कितनी आ रही है। तो आपका अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा कि अच्छा मैं इतनी फंडिंग मुझे चाहिए, अब कितने परसेंट डायलूट करूं, और मुझे कितने साल तक इसको कैसे रन करना है। क्योंकि बहुत सारे सब लोग सही नहीं होते। एग्जैक्टली पता है कि जो बिजनेस डेटा निकालते एग्जैक्ट नहीं होते, बट हाँ एक आइडिया मिल जाता है। और आई थिंक वो इन्वेस्टर को बताने पे वही लगता है कि आपके पास कितना दूर विजन को ना, फॉर विजन, कैसे आप देख रहे हो अपने स्टार्टअप को, कैसे देख रहे हो वहां पे चीज इसलिए वो दिखती है। जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पे दिख जाती है कि आपको एक एक स्टेप पता है कैसे कैसे करनी है। तो ये तो कैलकुलेट करनी चाहिए, तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कितना फंडिंग उठानी है। जैसे मैं अपने बताता हूँ, तो मैंने क्या किया, हाइपर कॉमर्स हमने एक मार्केट छोटा सा उठाया, हमने बोला कि यहाँ 40 वेंडर है, 40 वेंडर्स को हम लिस्ट करते हैं,
एक वेंडर की लिस्टिंग की कॉस्ट कितनी आती है, उसको रिटेन करने की कॉस्ट कितनी आती है, फिर उसको एक एक ऑर्डर, एक एक कस्टमर लाने की कितनी कॉस्ट आती है, और लगभग हम लोग 3 महीने रन करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है। तो हमको इससे पता चल जाता है कि डिलीवरी कितनी कॉस्ट आती है, टोटल जोड़ के हमें पता चला कि कितनी फंडिंग लेनी है। अब इसी तरह हम पूरे शहर को 50 मार्केट में बांट दिए, तो हम हम्म। 50 मल्टीप्लाई कर देते तो मुझे शहर की कॉस्ट पता चल गई, कितने महीने तक बिना कैश के कैसे चल सकते हैं, ये सारी चीजें फिर वो आइडिया मिलने लगता है। और कहीं ना कहीं आप जब बात करते हो इन्वेस्टर से, तो ये सारी चीजें पता वहीं पे चलती हैं जब वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेटिव हो ना, तो एक स्टेप आप बता सकते हो कि हमारा ये आइडिया है, मैं भी यहाँ रहा हूँ, गलत हो सकता हूँ, बट मैंने कैलकुलेट किया है कि मैं यहाँ देख सकता हूँ, ये प्रोसीजर हो सकता है। और ये। एक गैप में मैं बोल रहा हूँ कि 5 से 10% एक इक्विटी का जो आप बात किए थे, उसमें एक ESOP चल रहा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। जो हम्म। हमारे साथ कोई अर्ली स्टेज में ज्वाइन होता है बिना सैलरी के, बिना कुछ के लिए, तो ESOP को अपने माइंड में 10% रख कर चलना चाहिए हर कंपनी में कम से कम, कि हम कुछ उसको इक्विटी देंगे बट अभी नहीं, बाद में। तो ओके। 10% उनके लिए सेफ रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके पिलर्स होने वाले हैं, वो हम्म। कंपनी को बिल्ड करने आपकी मदद करने वाले हैं। तो उनके लिए कुछ रखना चाहिए, नॉट इमीडिएटली उनको देना चाहिए, बट उनको बोलना चाहिए कि हाँ यार मैं 2 लाख या 5 लाख की इक्विटी दे दूंगा आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, जब कंपनी का वैल्यूएशन इतनी होगी। तो वो 10% तो अलग, ये मैं बोल रहा हूँ कि ESOP रखनी चाहिए लोगों के लिए। ओके। बाकी आप समझ सकते हो फिर आपके स्टार्टअप में कितना देना है, या ओके। अब बात जब ईसॉप की हो रही है और लोगों की हो रही है, तो इस पे भी हम अभी आएंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँ कि अभी आप कौन कौन सी सिटीज में ऑपरेट कर रहे अभी हम लोग लखनऊ में ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने फर्स्ट फंडिंग रेज किया है, मैंने बताया कि हमने कुछ उसके लिए मेजर किया कि उस फंडिंग को हम लोग कहाँ लगाएंगे। तो हैं? उस फंडिंग से अभी हम सिर्फ लखनऊ ही कम ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हमारी सेकंड फंडिंग की बात चल रही है, बहुत ओके। ज्यादा रेस तो नहीं है, बट एट द वैल्यूएशन ऑफ 1.3 सीआर पे चल रही है। हमने पहले इससे 1.25 सीआर पे किया था, तो 0.05 सीआर का ही हुआ है। बट ये कह सकते हैं कि मैं उनसे बिना डेटा के भी उठा रहा हूँ, क्योंकि वही सेम चीज है, मुझे कितनी फंडिंग की जरूरत है। मैंने हम्म। उनसे बोला मैं 5 मार्केट इससे करूंगा, मुझे 10 मार्केट कवर करना है, तो आपकी फंडिंग कवर करूंगा। तो ये चीज आपको ज्यूम कर सकते हो कि कितनी फंडिंग, कितनी जरूरत है। फिलहाल तो हम लोग पूरे लखनऊ में ही ऑपरेट होने वाले हैं जल्दी। ओके। और आई थिंक वेरी सून आप लोग को ऐड भी दिखे हमारी कंपनी का। जो लोग लखनऊ से देख रहे हैं, वो लोग जरूर सर की सर्विसेज को ट्राई करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है? जब भी सर्विसेज यूज करो तो फीडबैक दे दिया करो, बिकॉज जो बना रहा है उसको उसको हेल्प होती है उससे, आपके लिए अच्छा यूजर एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए। या एग्जैक्टली, बहुत सही बात ने कहा कि एक्चुअली एक कोई भी स्टार्टअप को एक ऑलरेडी टीम बैठा होता है, खुद बैठा होता है फीडबैक सिस्टम पे। वो फीडबैक को लेके फीड फॉरवर्ड करता है। आप जो भी फीडबैक देते हो, मे बी वो तुरंत ना दिखे रिफ्लेक्ट हो क्या किस सिस्टम पे, बट वो ऑलरेडी एक सिस्टम काम कर रहा होता है, उस पर काम कर रहा होता है उसको सही करने के लिए। कोई भी अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहता, वो हम्म। बेटर सर्व करने की कोशिश करता है, बट समटाइम्स इट विल टेक मोर टाइम, या ऐसे कुछ होता है कि जो इन्वेंशन ही अभी नहीं होते, उसको खुद बिल्ड करना पड़ता है, छोटे छोटे कुछ टेक्नोलॉजी बिल्ड करने पड़ते हैं ताकि उस चीज को अवॉइड किया जा सके। बट प्लीज गाइस, आप लोग को फीडबैक जरूर देना चाहिए, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी स्टार्टअप हो। आप चाहे पॉजिटिव हो, ये आपकी मर्जी, चाहे नेगेटिव फीडबैक हो, बट फीडबैक देना चाहिए। उससे स्टार्टअप को हेल्प मिलती है, अच्छे स्टार्टअप उस पर वर्क करते हैं, रियली वर्क करते हैं। ओके। अब क्या है, आपने बात की थी ईसॉप की, और ईसॉप जब टीम मेंबर्स को दिया जाएगा तो हमको टीम मेंबर्स को हायर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँ कि आपके पास अभी कितने टीम मेंबर्स हैं आपकी टीम में? हमने स्टार्टअप 2 लोगों ने ही किया था। एज मैंने बताया था कि मैं और माई टीम के ही लोग हैं। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया बिना फंडिंग के, जब फंडिंग कंपनी नहीं थी तो लोगों ने ना बोल दिया। फ्रेंड्स तक को भी अप्रोच किया तो फ्रेंड्स भी नहीं हुआ। जस्ट 1 मिनट। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। या मैं स्टार्ट कर रहा था इस शॉप को लेके, इस शॉप का क्या रोल है इम्पोर्टेंट। या रियली जब आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, आपको एक टीम चाहिए होती है, हम्म। ठीक है। और अगर आप 2-4 लोग के स्टार्ट करते हो, दैट्स वर्क कि हाँ यार वो टीम ऑलरेडी बनी है। बट अगर आप जैसे जैसे स्टार्ट करते हो, आपको टीम की महसूस होती है। फिर आप जब टीम को अप्रोच करते हो और आप पैसे नहीं होते, तो वो आपको रिजेक्शन मिलेंगे। नो डाउट उनके भी रीजन होते हैं, उनको सर्वाइवल के लिए कॉस्ट चाहिए होती है, घर से वो ज्यादा लोड नहीं ले सकते। कुछ कुछ लोग कुछ दिन काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, आपको फेस करना होता है। तो आप देखिए उसमें क्या होता है ना, आप किसी पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते, ये फैक्ट है। आप कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जो आपको पूरे लाइफ टाइम खड़ा रहे, जब तक उसके लिए कुछ ना हो। ऑब्वियस बात है, वो भी
एक लाइफ को जीना है, उसके फैमिली को चलाना है, तो उसको कुछ ना कुछ मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो आप उसको अलाउ करो कि आप मेरे साथ काम कर रहे हो, आप पार्ट टाइम में कुछ करो अपने लिए, उसको ओके। एक टाइम दो पार्ट टाइम कि आप भी कुछ साथ में कर सकते हो, मेरे साथ काम करो। और इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर में उसको दिखाओ कि मैं जिस दिन अर्निंग करूंगा उस दिन मैं आपको भी दूंगा। उनको बताओ कि ये एग्रीमेंट करो कि ये इक्विटी मैं आपको दूंगा, इतने लाख की इक्विटी दूंगा। एक उसको एक होता है डेजिग्नेशन दो कि आपकी एक पोजीशन है हमारी कंपनी में, हम्म। उसको भरोसा दिलाओ, उसको एक रिस्पेक्ट दो, लिंक्डइन पे उसके पोस्ट को अपलोड करो, तो फिर वो थोड़े दिन के लिए रुकेगा। और बट हम्म। उनको अलाउ जरूर करो कि आप पार्ट टाइम वर्क करो, फुल टाइम आपके साथ नहीं कोई वर्क करेगा। अगर आपने कोई किसी को लाया अभी, तो 2 से 3 महीने में अगर आपने फंडिंग या रेवेन्यू जनरेट नहीं की तो वो लीव करेगा ही करेगा। तो वहाँ हम्म। पे एक ई शॉप का इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि आप उसको किसी तरह अपने साथ जोड़ रखो कि लॉन्ग टर्म के लिए इंसान काम कर ले। जैसे हम लोग LIC करते हैं, फंडिंग थोड़ा थोड़ा डालते हैं मनी लॉन्ग टाइम के लिए, तो ऐसे लोग वहां पे काम कर सकते हैं, बट पार्ट टाइम ही करेंगे और उनसे पार्ट टाइम की एक्सपेक्टेड रखो। ओके। सर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहूँगा वो ये है कि आजकल हायरिंग और फायरिंग का बड़ा अच्छा मतलब मार्केट में बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेग ऑफ हो रही है। सो मैं फायरिंग की तो बात नहीं करूंगा अभी स्टार्टअप से आपसे, अभी तो अभी फायरिंग की बात हम जब आप कंपनी बड़ी हो जाएगी तब करूंगा, अभी मैं बात करूंगा हायरिंग के बारे में। हायरिंग। सो अभी मैं सर ये जानना चाहूंगा कि आप जब टीम को हायर करते हैं, ठीक है, कोई भी रोल के लिए आपने पोजीशन ओपन करी, आप जब हायर करते हैं, लेट अस सपोज कि आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए हायर किया, ओके। अब आप उसका रिज्यूमे देखेंगे या फिर प्रूफ ऑफ वर्क, बिकॉज दो चीज बड़ा मार्केट में चलती है, एक रिज्यूम होता है जो हम भेज देते हैं आपको, और दूसरा होता है हमारा प्रूफ ऑफ वर्क। तो आप किस चीज को प्रायोरिटी दोगे? तो ऐसे प्रायोरिटी की तो नहीं है, हम जो करते हैं और जनरली मैंने बड़ी एमएनसीज में जो देखा है, आप वेटेज रखो। कोई डिसीजन इमोशनल या किसी बातों पे नहीं लिया जा सकता, उसका बेटर वे है मार्किंग कर लो। ठीक है, आप रिज्यूमे से कुछ मार्किंग कर लो कि यहाँ पूरे इंटरव्यू को 10 मार्क्स में शेड्यूल कर लो, 2 मार्क्स सीवी में क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके वैलिडेशन की सीवी में जो बोला वो कैसा था, यहाँ पे चेक कर लो। फिर उसकी क्वालिफिकेशन रियली में जो किया उससे कुछ नॉलेज है कि नहीं है, कुछ उसके एक्सपीरियंस पे मार्किंग कर लो। तो आई थिंक ये बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कुछ पार्ट हम्म। हॉनेस्टी के लिए जरूर छोड़ो, हॉनेस्टी टेस्ट करने के लिए। खैर हॉनेस्टी टेस्ट नहीं हो सकती, बट हाँ आपको फील हो सकता है कि हाँ ये बंदा काम करेगा, तो आप एक मार्किंग कर लोगे। आई थिंक ये बेटर होता है कि आपको डिसीजन लेने में कि यार इनको हायरिंग करनी है। आप एक मार्किंग कर लो कि 10th में अगर कोई 7 या एबव आता है तो मैं उसके लिए आगे सोचता हूँ फर्दर राउंड या फर्दर सेलेक्ट करने के लिए। तो आई थिंक वो बेटर लोग यही मोस्टली करते हैं, क्योंकि आप बड़े से बड़े जजमेंट में भी देखोगे तो मार्किंग सिस्टम चलती है, और ये डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। क्यों? आप 3-4 लोग को रखो इंटरव्यू में, फिर वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है, उनको शायद हम्म। चीजें ज्यादा समझ में आई, आपको नहीं आई, तो फिर कैसे उसको फाइंड आउट। तो उनको एक हैंडल दे दो कि आप अपनी मार्किंग दे दो, हम अपनी मार्किंग दे देते हैं, ऑन एवरेज ले लेते हैं। तो थोड़ा सा ये डिसीजन में हेल्प है समटाइम्स, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो बंदे के अंदर छुप जाती हैं। इससे कुछ अच्छे बंदे छूट जाते हैं कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बट आपने उसको मार्किंग में कर दिया। हम्म। तो ऐसा भी होगा, तो आप उसके लिए भी कंसिडरेशन पार्ट रखो कि अगर उसका इंटरव्यू पहला खराब गया तो उसको भी आप 15 डे 30 डे बाद एक रिकमेंडेशन दो कि आप फिर से इंटरव्यू दे सकते हो, मे भी वहाँ उसका अच्छा कर सके। तो हम लोग सिस्टम ये यूज करते हैं हायरिंग के लिए। फिलहाल हमारी टीम में हम 2 लोग हैं, 3 लोग को हम लोगों ने हायर कर रखा है फिलहाल, ऐसे ही किया है। सर, एज आपका ऐसा स्टार्टअप है, मैं आपको एक अपनी तरफ से फीडबैक देना चाहूंगा कि जब भी जैसे आपने बताया Sure. 15 दिन बाद आप वापस मतलब कि आप बंदे को मैसेज करते हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें कि अगर जो हमने इंटरव्यू लिया है उसमें हम तो ये बता दें कि आपकी ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आप इसको इम्प्रूव कर लेंगे तो आप बेटर हो जाएंगे, अगर आप इन पॉइंट्स पे आप काम कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है, चलो अभी तो आप मतलब 15 दिन बाद आप ही इंटरव्यू ले रहे हो, बट बंदा जब नेक्स्ट में जाएगा तो वो अपने सीवी में वो चीज़ सुधार कर लेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो मेन एम होता है एंटरप्रेन्योरशिप करने का, लोगों की हेल्प करने का ही होता है। Exactly. इस पे मैं क्या कुछ चीज डालूंगा। ये बहुत दिन से चलती आ रही है, लोग इंटरव्यू देते हैं उनको रिजल्ट मिल जाता है, पर रीजन नहीं पता चलता है मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया। ठीक है, तो कुछ तो इसमें बताऊंगा कि बड़ी एमएनसीज के पास रियली में रिजेक्ट करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हाँ मैं सबको रीजन दूं। बट उन्होंने बोला वहां पे फेल हो गए, तो एक साथ उन्होंने अप्लाई किया सबको, फिर एक मेल भेज दिया, ठीक है, टाइम हम्म। बचाने के लिए। तो वहां पे पर्सनली ना करने का एक टेक्नोलॉजी रीजन है। अगर हम्म। आप नए चीजों को देखोगे जस्ट लाइक हायरेक्ट, तो इंडिविजुअली मार्क करने के बाद एक रीजन बोलता है कि आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। तो कुछ चीजें आ रही हैं धीरे धीरे हम्म। सिस्टम में आ रही है। और ना करने का भी ये भी होता है, अगर आप 15 दिन बाद उस बंदे को फिर से मौका देते हो, तो 15 दिन में अगर आप उनको बोलते हो कि आप फिर से 15 डेज बाद आफ्टर ट्राई करो, अगर वो थोड़ा भी अवेयर है तो 15 डेज में खुद को एवेल्युएट करेगा हम्म। कि मुझे क्यों रिजेक्ट किया गया। आई थिंक वो वहां पे ज्यादा अच्छा पाएगा, हम्म। क्योंकि कंपनी अगर दोबारा मौका देना चाहती है
दैट मीन्स तो कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज अच्छी दिखी, जो चीज कम नहीं है अगर आप खुद उसको फाइंड करके आओ दैट इज बेटर। हाँ, बाकी कंपनी तो आगे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ ही रही है जो आपको बता ही देगी कि आपके अंदर क्या था जिसकी वजह से ये लैग हुआ, जिसकी लैग वजह से हुआ। इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ। मैं हाँ। एग्री करता हूँ इस चीज से, और हायरेक्ट आई थिंक वर्किंग इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं यूज करता हूँ हायरेक्ट और हायरिंग के लिए, तो वहां पे मैंने देखा हो, मैं प्रॉपर मार्क करता हूँ आपको क्यों मैंने हायर नहीं किया। सर सबसे पहले तो सॉरी, मैंने अभी आपको बीच में रोका था एक चीज बोलने के लिए, आप फायरिंग के बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे, आप उस पर बताइए। देखिए अगर आजकल की ट्रेंडिंग फायरिंग की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि रिसेशन की बहुत बात चली है कुछ हम्म। पिछले, जब से रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ। तो हमें लॉस कम करना, अपने घर का लॉस अगर कम करना तो हम लोग क्या करते हैं, अपने खर्चे कम करते हैं। हम्म। सीधी चीज, सेम चीज सारी कंपनियां करती हैं जो अनवांटेड है, एक्स्ट्रा, जिनके बिना भी काम चल सकते हैं, वो हम्म। फायरिंग स्टार्ट करती है। कोई कंपनी नहीं चाहती कि उनके कुछ वर्क कम हो, बट हम्म। होता क्या है कि समटाइम्स हम अचानक काम हो, जैसे लाइक होस्टिंग की अगर बात करें, क्लाउड होस्टिंग आई, हमें अचानक यूजर्स ज्यादा बढ़े तो हमें क्लाउड होस्टिंग एडजस्ट कर लेती है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता, काम बढ़ा तो हमें हायरिंग और बढ़ा लेनी पड़ती है, और काम कम हो गया रिसेशन की वजह से, लोग सर्विस कम यूज कर रहे हैं, पैसे कम खर्च कर रहे हैं, तो क्या करेंगे उसमें। एक रीजन कंपनी के लिए तो क्या ही मैं बोलूं, क्योंकि उनका भी एक लॉस को कम करना बर्डन होता है। हम्म। बट एक सेकंड है, कैंडिडेट की साइड से अगर मैं बोलूं तो अपनी क्वालिटी को इतना टॉप नॉच रखो कि आपको हायर करने से पहले 2 बार सोचें, अब फायर हम्म। करने से पहले 2 बार सोचें। ठीक है, आपको तभी हटाया जा सकता है जब आप उस काम को कोई और इजिली अच्छे से कर सकता है उसी सेम टाइम। हम्म। अगर आप रिप्लेसेबल हैं तो। या सर हमने बात की हमने बात की टीम हायर कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा सवाल वो है, और लास्ट सवाल है, वो ये है कि आप जब भी हम स्टार्टअप करते हैं सबसे बड़ी चीज़ बोली जाती है, नेटवर्क इज अ नेटवर्क। तो जब आपने भी स्टार्ट किया होगा एग्जैक्टली, तो ऑब्वियस है वेरी आपने ट्रू। नेटवर्क किया होगा लोगों से। तो आप अर्ली स्टेज के जो लोग हैं, बिकॉज हमको ये तो लोग बता देते हैं कि आप लिंक्डइन को पे आ जाओ, फिर आगे का ब्लैंक हो जाता है। सो लिंक्डइन भी एक तरीका है, कोल्ड ईमेल भी एक तरीका है, आपने कौन सा तरीका यूज किया था लोगों से नेटवर्क करने के लिए? ठीक है, लिंक्डइन एक टेक्नोलॉजी है, आप उसको बेनिफिट यूज करना चाहिए। मुझे जहाँ लगता है कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी इवेंट अटेंड करो, कहीं भी पार्टिसिपेट करो, तो पहले तो अपने अराउंड में जितने लोग हैं उनसे तुरंत ग्रीटिंग कर लो, और अपनी ईगो को साइड रखो। आपको बहुत बार ये आएगा कि मैं क्यों बोलूं, मैं वो क्यों बोलूं, मैं स्टार्टअप किया हूँ, वो तो कुछ नहीं किया है। नहीं, आपको अपने पॉजिटिव को लाना है, अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना है। तो आप वहाँ ये चीजों में सीखने आया हूँ। आप जब सीखने जाते हो तो हर चीज को साइड में रख के सीखते हो। तो पहली चीज क्वालिटी होगी, नेटवर्किंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आप वहाँ अच्छे से मिले तो वो जो बंदा है वो 10 लोग को और बताया कि मैंने इस स्टार्टअप से मिला था। हम्म। ठीक है, मे भी उसमें 10 में से कोई एक ऐसा बंदा हो जो स्टार्टअप में काम करना चाहता हो, वो आपके पास आ जाए, तो आपको हम्म। वहां से इंटर्न्स मिल सकते हैं। फिर अगर वो स्टार्टअप वहां सुना, फिर आप ये वही चीज किसी और से सुना, तो फिर वो फीलिंग होने लगती है कि यार स्टार्टअप इनका चल रहा है और भी ग्रेडिंग हो रही है। सेम हम्म। टाइम किसी बड़े लोग से मिले, आपने अपने बताया कि यार सर मैं ये हूँ, वो मैं इस स्टार्टअप काम कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टर है, फिर वो आपके इन्वेस्टर किसी यूट्यूब की वीडियो से देख लिए, तो उनको हम्म। फीलिंग होगा यार इन्होंने ऐसा बताया था, तो एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से नेटवर्किंग, जो नेटवर्क बोला गया इसीलिए बोला गया कि आपको बहुत सारे गेट को ओपन कर देता है अपॉर्चुनिटी। और वर्क की नेटवर्क बनाने का बहुत सारे वे हैं, लिंक्डइन की तो है टेक्नोलॉजी, बट आप फिजिकली भी प्लेस करो, कहीं भी जाओ, अपने आप को एक्सप्लोर करो। तो नेटवर्किंग बहुत सारे मेथड हैं, और लिंक्डइन पे लोग आते हैं, और एक्चुअली मे बी क्योंकि रिस्पॉन्स कम मिलता है, लिंक्डइन पे लोग बड़े को डायरेक्ट अप्रोच करने लगते हैं, हम्म। कि बड़े स्टार्टअप्स को अप्रोच करने लगते हैं, और मे बी वो बिजी तो है ही, तो वो आपको अप्रोच तो इतनी जल्दी नहीं करेंगे। आप छोटे से भी जा सकते हो, आपको कुछ तो ना कुछ तो मिलेगा ही, उन्होंने कुछ तो किया ही होगा अचीव, जो आपको हम्म। मिलेगा। और आप में शायद अच्छा होगा तो वो आपको हायर कर ले, आप उनके साथ काम कर ले, या वो आपके साथ काम कर ले। तो छोटे हम्म। छोटे स्टेप्स बढ़ाओ, बड़े हो जाएंगे। मैंने भी एक नेटवर्किंग में अगर मैं बात करूँ तो वी टू रिटेल आपने सुना होगा, वी टू हम्म। माल वी मार्ट के, उनके फाउंडर डॉक्टर मिस्टर आरसी रमेश चंद्र अग्रवाल। आपने रामचंद्र, आपने मेरे साथ लिंक्डइन पे डीपी देखी होगी। तो फर्स्ट टाइम मुझे जब उनसे मिलना था, उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा या कहीं देखा, बहुत पैशनेट है, आई थिंक वो हैंडीकैप्ड है पैर से, बट बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपनी वीमार्ट को सेल किया अपने भाई को, और उसके बाद वी टू मॉल उन्होंने ओपन किया, और उसके बाद तो मुझे मिला था अपने आइडिया को वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि मैं हम्म। कई दिन से फेड अप हो गया था, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो मुझे लगा किसी ऐसे लोग से मिल लूं जो मुझे क्लियरली कुछ बता सके या मुझे बूस्ट मिल सके। तो मैं दिल्ली गया, डायरेक्ट उनके ऑफिस पे बाहर, मैंने
कोई विजिटिंग कार्ड मेरे पास उस वक्त थी नहीं, या उनका कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, ना मेरे पास अपना कार्ड था। तो उन्होंने बोला कोई अपॉइंटमेंट है आरसी अग्रवाल से मिलने का? तो मैंने कहा नहीं, कोई नहीं है, बट आप मेरा एक ये आइडिया उनको शो कर दो। मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के ले गया था, फाइल उनको दे दिया। मैं कहा प्लीज इसको आप दिखा दो, मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ। तो मैं काफी वहाँ 2-3 घंटे वेट किया। उनका फिर एक असिस्टेंट आता है, वो हमसे मिलता है, पूछता है क्या है, क्यों मिलना चाहते हो? मैंने कहा बस ये आइडिया उनसे डिस्कस करने, मुझे मुझे फंडिंग नहीं चाहिए। काफी दिनों से बहस हुई, फिर वो लेके गए, उनको दिखाया, फिर वो वापस आए, कहिए चलिए सर आपको बुला रहे हैं। तो समटाइम्स आपको बड़े लोग से मिलने के लिए भी थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। वो वहां से मिले और काफी इम्प्रेस हुए, काफी मुझे बूस्ट किया, और वहां से शायद उनकी बूस्ट मुझे बहुत काम की, क्योंकि उन्होंने बोला कि जिस एज में आप काम कर रहे हो, आज 3-4 साल अगर कोविड के जस्ट पहले मैं दिल्ली गया था, उनके ऑफिस विजिट किया था, तो जो उन्होंने वर्ड्स बोले कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, उन्होंने ऑफिस ऑफर किया, अपना प्लेस ऑफर किया, उन्होंने यहाँ तक ये ऑफर किया कि आप जो भी मेरे ट्रक्स आ रहे हैं मॉल से, इनके जितने मॉल्स हैं, जितने शॉपिंग मॉल्स हैं पूरी इंडिया में 300 प्लस कुछ है, वहां से जो ट्रक्स आ रहे हैं आप उनको यूज करना चाहो यूज कर लो, कोई लगेज का पार्ट हो यूज करना चाहो, तो बहुत सारे ऑफर्स दिए। तो समटाइम्स बड़े लोग से मिलने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा, और मे भी रिजेक्शन में मिले, क्योंकि हमें तो कई बार रिजेक्शन मिलूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, बट जो एक्सेप्टेंस था उसको मैंने ओपन किया। आप वहाँ डीपी देख सकते हो, मैंने लगाया, काफी अच्छे हम्म। पर्सन है, बहुत अच्छे हैं। अगर कभी लाइफ में उनसे मिलने का मौका मिले तो जरूर मिलिए, क्योंकि आपको उनको देखते ही आपको एनर्जी आ जाएगी। बिल्कुल कोशिश जरूर करेंगे हम। मैं भी कई लोगों से अप्रोच कर रहा हूँ, और नेक्स्ट गेस्ट जो है इस चैनल पे होने वाले हैं अनुभव दुबे सर। बहुत टाइम से उनको अप्रोच किया था मैंने, फाइनली वो एग्री किए हैं इस पे। अब लास्ट में इस पॉडकास्ट के जो लास्ट मिनट्स आ गए हैं, बस मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आप शुरू किए, आपको पता है आपकी गलती क्या है। अगर कोई नया बंदा शुरू कर रहा है, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं आज शुरू कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यार विशाल, ये गलतियां तो मत कर देना, बिकॉज ये तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत देंगी। और एक काम करना, जब तुम इस स्टेज पे आ जाओ ना, तो इन सारी चीजों पे ध्यान दे लेना, जिससे आपका जो टाइम है ना कुछ गलतियां करने की वजह से, वो आपका टाइम बच जाएगा। या वॉइस आ रही है? आई एम ऑडिबल? आ रही है सर। आई थिंक योर वॉइस। ओके। तो देखिए, इसमें जो गलतियां होती है उसमें मेन यही होता है कि लोग गलतियां बारे में इसलिए सोचते हैं रिस्क फैक्टर से, कि उनकी लाइफ कहीं बर्बाद ना हो जाए किसी हम्म। पर्पज से। तो कोई भी अगर स्टार्टअप कर रहा है तो पहले तो ये चीज उसके मन में आता है कि यार रिस्क है, कहीं खराब ना हो जाए। गलतियां ही मेन वही इसलिए सोचता है, गलतियों को इसलिए सोचता है क्योंकि उसको बैक नहीं किया जा सकता, लाइफ को हम्म। बैक नहीं लिया जा सकता, बैक स्पेस नहीं होता। हम्म। तो आप उसको कम कर सकते हो, वही सेम चीज। आप आइडिया स्टार्ट करो तो आपको एक बैकअप होना चाहिए। तब तक जब तक आप रेवेन्यू स्टार्ट ना करो, तो आप बैकअप बनाओ। आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करो, बट उसी इंडस्ट्री से आप जो अच्छा कर सकते हो उसी इंडस्ट्री से कहीं जॉब भी करो, या कुछ फ्रीलांसिंग वर्क करो, ताकि कुछ सर्वाइवल के पैसे आने लगे। क्योंकि हम्म। आप देखो वहां इंप्रूव भी करो अपनी क्वालिटी को, साथ में आप स्टार्टअप भी करो। जिस दिन स्टार्टअप आपका स्टार्ट हो जाए उस दिन रियली उस चीज को हटा दो, बैकअप को तुरंत हटा देना चाहिए। क्योंकि आप दो बोट पे एक साथ नहीं चल सकते, किसी एक को लेके चलना होगा। बट वो बैकअप इसलिए था कि आपको क्वालिटी भी इंप्रूव कर रही थी, वो हम्म। स्किल, वो फ्रीलांसर या वो जॉब, और वो आपके रेवेन्यू भी दे रही थी, कि आपका रिस्क फैक्टर कम हो। अगर इनके में कुछ होता है तो आपका ये जॉब रहेगा, ये पार्ट रहेगा जो आपको चलाएगा, तो आप बहुत डिमोटिवेट नहीं होने वाले हो। आप एक बार गिरोगे तो बाउंस बैक फिर से करने के लिए रेडी रहोगे, क्योंकि आपका बैकअप तैयार रहेगा। ठीक है, बट जिस दिन रेवेन्यू स्टार्ट हो उस दिन आपको ना, हाँ उसके बावजूद अगर आप गिरते हो तो मोस्ट वेलकम, आपको करना चाहिए, फिर से बाउंस बैक होने के लिए रेडी रहना चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। एक ही लाइफ है, हम्म। आगे नहीं पता क्या होने वाला है। यस सर, बिल्कुल। सो बस आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जो भी आपकी लर्निंग्स हो इस वीडियो से, वो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि और लोगों भी पहुंच मतलब कि उनको जो अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। और आप लोगों से बोलना चाहूँ कि अगर आप इस चैनल पर यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो उसको सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कर देना। और अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं सर की लिंक्डइन आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं एक ऐसा चैनल बना रहा हूँ ताकि हम जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बिजनेस बिल्ड करा है, उनको पर्सनली मैं पहले अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करता हूँ, और आप लोगों से एक पोस्ट भी डालता हूँ लिंक्डइन पर, और यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट भी आती है, जिसमें कि आप लोग अपने खुद के क्वेश्चंस डाल सकते हैं, वो क्या पूछना है। ओके। सो सेम आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही शेयर करते रहिए। मिलेंगे आपसे भी सब अगली वीडियो के साथ।